तो हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्यवहारिक हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये वो क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, ये वो आंसर होने वाले हैं जो आपके व्यवहारिक हिंदी के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे 100%। इससे पहले मैंने आपको हिंदी ए, हिंदी बी, इन दोनों की वीडियो प्रोवाइड कराई थी। इनका पेपर आपका सेम आया। अपना फीडबैक ज़रूर देना मेरे को, ठीक है ना। आज हम व्यवहारिक हिंदी करेंगे। इसमें हम इस वीडियो के अंदर ना आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको पेपर कैसे लिखना है, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं, सब कुछ मतलब एकदम इस वीडियो के अंदर आपको फिर व्यवहारिक हिंदी की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि ठीक है ना, कि क्या कैसे इसमें पास होंगे। बिल्कुल भी नहीं, पास तो छोड़ो। आप इसके अंदर ना अगर आपने वीडियो कर ली तो आप इसके अंदर फुल फुल मार्क्स लाओगे, फुल मार्क्स, ठीक है ना। देखो, ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये वीडियो सोल के स्टूडेंट, रेगुलर और एनसीएफ तीनों के लिए होने वाली है। और देखो, ये बीकॉम और बीए दोनों वाले दोनों कोर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि व्यवहारिक हिंदी सब में कॉमन ही होती है, ठीक है ना। और ये ऑल यूजी कोर्स के लिए होने वाली है, ठीक है ना। ये सेकंड में भी होती है, फोर्थ में भी होती है और सिक्स्थ में भी होती है, ठीक है ना। सब बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर से आएंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ के लिए आपको कमेंट करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा मेरे चैनल को, ठीक है ना। देखो, 1 मिनट के लिए ना मैं पोस्ट कर रुकता हूँ, आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो बस। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और अगर जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए दिल से बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और जिसने नहीं कर रखा उसके लिए भी थैंक यू भाई, प्लीज़ कर दो यार चैनल सब्सक्राइब। देखो, हम स्टार्ट करते हैं इसको, व्यवहारिक हिंदी को। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट सब कुछ इसके अंदर। हम सब इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है ना। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, व्यवहारिक हिंदी क्या है। आज हम पढ़ने वाले व्यवहारिक हिंदी क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली व्यवहारिक हिंदी के बारे में विस्तार से बताइए। देखो, व्यवहारिक शब्द का अर्थ क्या है ये बताओ। व्यवहार में आने वाली यानी ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन, कार्यालय, मीडिया, विज्ञापन, पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन, समाचार में, दूरदर्शन में, रेडियो में, फिल्म में, मूवी में, वेब सीरीज़ में, अन्य क्षेत्र में करते नहीं करते, इसी को कहते हैं व्यवहारिक हिंदी, जिसका प्रयोग हम हर जगह कर रहे हैं। अपने घर में कन्वर्सेशन करने के लिए कर रहे हैं, अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, ये क्या है व्यवहारिक हिंदी। अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, हाय हेलो कैसा है बे, ये सब क्या है व्यवहारिक हिंदी। अब देखो, कैसा है तू, अब ऐसा बुक में तो लिखा नहीं होता ना, है ना। हम अपने व्यवहार में ऐसा बोलते हैं ना, हाय कैसा है तू, है ना, क्या करा तुमने, क्या खाया, ये सब क्या है बुक में ऐसा नहीं लिखा होता। बुक में बहुत अच्छे से, बुक में साहित्य हिंदी होती है, बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा होता है, ग्रामर का अच्छे से ध्यान दिया जाता है ना, अलंकारों का ध्यान दिया जाता है। पर व्यवहारिक हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। अगर हम सरल भाषा में खाएं तो व्यवहारिक हिंदी केवल साहित्य पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह वास्तविक जीवन में प्रयोग होने वाली है। देखो, साहित्य हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए, पर जो व्यवहारिक हिंदी है ना, ये हमारे जो दैनिक जीवन होता है ना, इसमें भी यूज़ होती है। क्या, हमारी व्यवहारिक हिंदी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा व्यवहारिक हिंदी के बारे में, ठीक है ना। इस वन शॉट के अंदर हम यही करेंगे। देखो, जब हम विभिन्न, पहला हमारा देखो व्यवहारिक हिंदी से तात्पर्य है, देखो यहाँ पे है, व्यवहारिक हिंदी से तात्पर्य भाषा से है, हिंदी भाषा से। किससे है, हिंदी भाषा से है, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए करते हैं। यह, हाँ, यह हिंदी की वही रूप है, यह हिंदी का वही वही रूप है, ठीक है ना, जो व्यवहार, संवाद, कार्य, व्यापार, ये सब मैंने आपको बताया ना, इन सब में काम आता है। जो क्या है, इन सबको सरल बनाता है, स्पष्ट बनाता है, सहज बनाता है और उद्देश्यपूर्ण बनाता है, ठीक है ना। देखो, जब, अब इस, हम आगे पढ़ेंगे इसके विभिन्न विभिन्न क्षेत्र क्या है। उससे पहले एक बात और देखो, जब हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त व्यवहारिक हिंदी की बात करते हैं तो इसका अर्थ अलग अलग कार्य क्षेत्र में हिंदी के उपयोग से है, ठीक है ना। अगर हम इसके क्षेत्रों की बात करते हैं ना, तो अलग अलग कार्य क्षेत्र है, जैसे विज्ञापन का हो गया, पत्रकारिता का हो गया, बैंकिंग का हो गया, स्कूल का हो गया, ट्यूशन का हो गया, हाँ ट्यूशन का हो गया, ये सब क्या है इसके क्षेत्र हैं। पहला है हमारा शिक्षक का क्षेत्र। देखो, व्यवहारिक हिंदी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में पढ़ाने लगूँ, एकदम साहित्य हिंदी में पढ़ाने लगूँ, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हें आधे से ज़्यादा वर्ड समझ में नहीं आएंगे, तुम कहोगे यार बड़ा हार्ड लैंग्वेज है। अगर मैं साहित्य लैंग्वेज में ये सारे नोट्स बनाऊँ तो आपको लगेगा बड़े हार्ड वर्ड लैंग्वेज में बनाए, इतनी हार्ड हिंदी थोड़ी ना होती है, हम लिखेंगे कैसे, हमसे तो प्रोनाउंस नहीं करा जाता, हमसे तो बोला नहीं जा रहा ये, तो क्या है, तो व्यवहारिक हिंदी ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण होती है। किस लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, भाषा को बहुत ज़्यादा सरल बना देती है, हिंदी को बहुत ज़्यादा सहज सरल बना देती है, ताकि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसको और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए और अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग कर ले चीज़ों की। तो समझ में आ गया। इसका उपयोग हम विद्यालयों में करते हैं, वहाँ विद्यालयों में करते हैं, कोचिंग में करते हैं, ठीक है ना, इन सब में करते हैं, पढ़ने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, नोटिस के लिए, परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है ना, इस सब का क्या हम यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ से आप रीड आउट कर लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्यवहारिक हिंदी क्या होती है, ठीक है ना। देन दूसरा है हमारा प्रशासनिक क्षेत्र। प्रशासनिक क्षेत्र, इसके अंदर सरकारी कार्यालय आ गए, न्यायालय आ गए, है ना, पंचायत आ गई, पुलिस आ गए, इनमें सब क्या है, हम कार्यालय हिंदी का सॉरी कार्यालय नहीं, व्यवहारिक हिंदी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
बस आपको एक बार समझना है व्यवहारिक हिंदी होती क्या है, उसके बाद आप सब अच्छे से समझते जाओगे, ठीक है। अब हमारा तीसरा आ गया व्यापार व औद्योगिक क्षेत्र में। देखो व्यापार में भी हम बाजार में जाते हैं, तो बाजार में जब हम उससे कन्वर्सेशन करते हैं, हम कोई सब्जी खरीदते हैं, तो भी हम क्या व्यवहारिक हिंदी का यूज़ करते हैं ना। हम कोई प्रोफेशनल हिंदी नहीं बोलते ना, हम साहित्यकार तो नहीं बन जाते कि एकदम हम साहित्य हिंदी का यूज़ करेंगे। हम बोलते हैं भाई कितने रुपये किलो दिया तुमने, ये है तुम तो ये बड़ा महंगा दे रहे हो, हम ऐसी तो बात करते हैं, हम ना दुकान पे करते हैं, उद्योग धंधों में करते हैं, बैंकों में करते हैं। अब बैंक में मान लो एकदम साहित्य हिंदी, वैसे बैंक में तो हिंदी का यूज़ कम ही होता है, आगे हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश का यूज़ होता है, ठीक है ना। अब तो हिंदी का यूज़ होने लगा है एज अ RBI गाइडलाइन, ठीक है ना। अगर हम बैंक में साहित्य हिंदी का यूज़ करेंगे, वो हमें साहित्य हिंदी बताएंगे, तो हमें भाई नहीं समझ में आएगा। अभी हम क्या है, हम व्यवहारिक हिंदी का यूज़ करते हैं, व्यवहारिक हिंदी के अंदर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग बैंक में भी होता है, पत्रकारिता में भी होता है। अब जो रेडियो है, दूरदर्शन, वेब सीरीज़, वेब मीडिया जो हो गई, इस समय क्या व्यवहारिक हिंदी का ही यूज़ होता है। रील्स बनाने में, कोई इन्फॉर्मेशन, पॉडकास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, हम व्यवहारिक हिंदी का यूज़ करते हैं ना। अगर हम व्यवहारिक हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे तो भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। अगर 100% लोग में से अगर हम व्यवहारिक हिंदी की कोई वीडियो अगर मान लो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता है एकदम साहित्य हिंदी में, तो भाई आधे लोग भी मेरी वीडियो देखने वाले नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग देखेंगे, कुछ भी लोग देखेंगे, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए व्यवहारिक हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आ गया विज्ञापन। अब देखो विज्ञापन और तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञापन और तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से प्रयोग दे सकते हो, विज्ञापन के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए, चिकित्सा के लिए, कृषि के लिए, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो समाज और संस्कृति के लिए भी, संस्कृति के लिए भी हमारा क्या है, व्यवहारिक हिंदी बहुत ज़्यादा उपयोग हो जाती है। अब मान लो देखो एक बात और बताओ, अभी संस्कृत में कोई श्लोक लिखे होते हैं, हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते ना, नहीं कर पाते। अब देखो जो तुलसीदास जी हैं, उन्हें रामचरितमानस लिखी थी, उनने वो संस्कृत में ना लिखकर किस में लिखी थी, अवधी भाषा में लिखी थी। अगर वो रामचरितमानस को संस्कृत में लिखते ना, तो हम आधे से ज़्यादा लोग ना रामचरितमानस को पढ़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कभी। उन्होंने इस चीज़ को देखा कि अगर मैं रामचरितमानस को अगर मैं संस्कृत भाषा में लिखता हूँ तो बहुत सारे लोग तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उस समय अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी थी, जिससे क्या था कि जो रामचरितमानस थी ना वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो गई और उसे सब लोग ही आसानी से समझने लगे। तो बस समझ गए ना कि व्यवहारिक हिंदी क्यों ज़रूरी है और ये कैसे हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में क्यों उपयोगी है। ओके, बाकी आप ये 7 और ये 8 पढ़ देना। देखो स्पष्ट है कि व्यवहारिक हिंदी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। देखो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझ लिया कि व्यवहारिक हिंदी क्या है, क्यों यूज़ हो रही, तो पता लग गया ना कि व्यवहारिक हिंदी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर व्यवहारिक हिंदी नहीं होगी ना, साहित्य हिंदी होगी, तो भाई आधे ज़्यादा लोग तो कुछ बात समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। यह भाषा को सरल बनाती है, देखो ये भाषा को बहुत ज़्यादा ईजी बनाती है, हिंदी को बहुत ज़्यादा ईजी बनाती है, सहज बनाती है, उपयोगी बनाती है। उपयोगी रूप के कारण सभी क्षेत्रों में क्या है, ये चीज़ों को उपयोगी बनाती है। इसलिए ये हर एक क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का होगा, विज्ञान का हो गया, समाज हो गया, ठीक है ना, सब क्षेत्रों में क्या है, जो हमारी व्यवहारिक हिंदी है बहुत हर क्षेत्र में प्रभावी है। हर क्षेत्र में इसका यूज़ करा जाता है और बहुत अच्छे से यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। चाहे चीज़ों को समझाने के लिए, कोई काम करने में, बताने में, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर व्यवहारिक हिंदी वाला, व्यवहारिक हिंदी क्या है और विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग, ये आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार, और एक लाइक दे दो। 1 मिनट लगेगी यार एक सब्सक्राइब करने में और लाइक देने में, ठीक है ना। आपको और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलेंगी। देखो ये जो नोट्स तैयार करा है ना मैंने, भाई इन नोट्स को बनाने में बहुत टाइम लगती है, देखो पैसा भी लगता है, पर मैं आपसे बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि बस आप सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और कुछ नहीं चाहता, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक में इस्तेमाल होने वाली हिंदी की वर्तमान स्थिति और समस्याओं के बारे में बताइए। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, साथ में ये तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा डला हुआ है क्वेश्चन। ये और में भी आ सकता है, इसके संग भी आ सकता है और इससे अलग भी आ सकता है, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बैंक में प्रचलित शब्दावली पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। हम इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। देखो आज भारत के अधिकांश सरकारी बैंक में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। देखो बैंक में इस्तेमाल होने वाली वर्तमान स्थिति बतानी और समस्या बतानी। देखो बैंक में क्या है, अगर हम बैंकों में बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट हो गए, बहुत सारे हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं वो फॉर्म हो गए, ठीक है ना। और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है किसी रिलेटेड, तो वो इंग्लिश वर्डों को ज़्यादा यूज़ करता है। अगर ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेगा, हिंदी में भी काफ़ी सारे राज्य ऐसे हैं, काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं, यहाँ पर क्या है लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पे इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। तो देखो
बैंकों में ना हिंदी के यूज़ को ना बहुत ज़्यादा ना बढ़ावा दिया गया कि तो हिंदी का यूज़ करो, अपने फॉर्म हिंदी में प्रोवाइड करो। अब देखो सारे के सारे फॉर्म ना इंग्लिश में तो मिलते हैं, सारे के सारे फॉर्म अब हिंदी में भी मिलते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। और अगर बैंक में कोई किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, कोई एम्प्लॉय जो बैंक का एम्प्लॉय है वो आम जो कस्टमर हो गया उससे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है वो भी हिंदी में कराता है। आरबीआई ने ये स्ट्रिक्ट कहा है, हर एक कमर्शियल बैंक जितनी वाणिज्य बैंक है ना सबसे कहा है कि तुम अपने बैंक में हिंदी का प्रचलन, हिंदी को आगे करो, ठीक है ना, हिंदी को बढ़ाओ। और सरकारी बैंक में तो ये बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से हो रहा है। हाँ, प्राइवेट बैंक कुछ ऐसा नहीं करते, पर जो सरकारी बैंक है ना बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से क्या है, हिंदी को ना बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है ना। देखो आज भारत के अधिकांश सरकारी बैंक में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे बैंक के जो फॉर्म हो गए, है ना, बैंक की पासबुक हो गई, अभी कोई नोटिस हो गया, है ना, काफ़ी नोटिस मिलते हैं हमें, नोटिफिकेशन आती है बैंक से, है ना, एसएमएस में, है ना, मेल में। और जो एटीएम हो गया उसमें क्या है, ग्राहकों को दी जाने वाली अब जो जितनी भी जानकारी होती है ना वो सारी की सारी किसमें, हिंदी में उपलब्ध कराई जाती है। इंग्लिश में होती है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप हिंदी में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो हिंदी है ना इसे इतना प्रोत्साहित क्यों करा जाता है, क्योंकि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। राजभाषा ये हमारे हर एक राज्य में, मतलब कि हर राज्य में बोली ही जाती है हिंदी। राजभाषा होने के कारण बैंक में हिंदी का प्रयोग को ना प्रोत्साहित करा जा रहा है। देखो समझ में आ गया होगा आपको कि बैंक की वर्तमान स्थिति क्या, हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है बैंक की, एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है राजभाषा नीति के अंतर्गत। देखो ये हमारी राजभाषा है, इसकी नीति के अंतर्गत है, ठीक है ना। बैंकिंग कार्यों में हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जितने बैंक के काम है ना उस सब में क्या है, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और स्पेशली गवर्नमेंट बैंक है, जो भी सरकारी बैंक में है, ठीक है ना। और परंतु जो व्यवहारिक स्तर पर अभी भी कई समस्या बनी हुई है, परंतु देखो बढ़ावा दिया जा रहा है पर तब भी ना अभी बहुत सारी समस्या बनी हुई है, ठीक है ना, हिंदी को बढ़ाने के लिए। तो वही समस्या हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। देखो अधिकांश बैंक अब द्विभाषी हो गई। द्विभाषी मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों का यूज़ करते हैं। वो अपने जितने फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जितनी भी नोटिफिकेशन होगी, फॉर्म होंगे, उनके नोटिस होंगे, उनके लीगल डॉक्यूमेंट होंगे, या कोई भी कोई भी बैंक का एम्प्लॉय है वो कस्टमर को कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। अब जो फॉर्म है वो हिंदी में मिलते हैं, इंग्लिश में मिलते हैं, और काफ़ी सारे फॉर्म तो ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है ना। ताकि क्या है, जो भी कस्टमर है कोई भी है वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सके, उस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सके, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटों से अच्छे से पढ़ सके, अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए, ठीक है ना। जैसे नोटिस, पासबुक, चेक आदि का प्रयोग कर रहे हैं। और देखो ग्राहकों से संवाद हिंदी का प्रयोग करता जा रहा है। अब ना बैंकों में ना ग्राहकों से जो भी संवाद होता है ना, कस्टमर से जो भी कन्वर्सेशन होती है वो किसमें होती है, हिंदी का प्रयोग बढ़ा रहे हैं, ताकि ग्राहक अच्छे से समझ पाए। और ज़्यादा ये सब हो रहा है ग्रामीण जो इलाके होते हैं, ग्रामीण गाँवों में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोग इतनी जल्दी इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। अब देखो राजभाषा विभाग, जो राजभाषा विभाग है ना, उन्होंने निर्देश दिए कि हिंदी के अनुसार हिंदी सप्ताह, हिंदी यहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है ना। उन्हें निर्देश दिए हिंदी को आगे बढ़ाने के, ठीक है। और देखो बढ़ाया भी जाए, क्योंकि जो हिंदी है ना वो हर कोई अच्छे से आसानी से समझ लेता है, ठीक है ना। अगर हम कोई चीज़ किसी को इंग्लिश में समझा रहे हैं, वही चीज़ हम हिंदी में समझा रहे हैं, तो वो जो इंसान होता है ना वो हिंदी में उस चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेगा, जल्दी समझ लेगा, ठीक है ना। बैंक में देखो हिंदी में वर्तमान स्थिति अब पढ़ ली। सरकारी बैंक में हिंदी का प्रयोग अब बढ़ता जा रहा है। सरकारी बैंक जो है ना उसमें हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो फॉर्म हो गए, पत्राचार हो गए, सूचना हो गई, वो क्या हिंदी में उपलब्ध कराई जाती है। कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित रहता है। और जो वहाँ के कर्मचारी है ना गवर्नमेंट बैंक की, देखो प्राइवेट बैंक में ऐसा मतलब हो रहा है, वो अपने दिखाता है पेपरों पे, पर वो क्या है, वो इस चीज़ को इतना प्रोत्साहित नहीं करता है। और जो सरकारी बैंक है ना वहाँ पे इसे बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करा जा रहा है। जो वहाँ के बैंक के एम्प्लॉय हो गए, कर्मचारी हो गए, उन्हें भी ये बोला जाता है कि आप जितने भी कन्वर्सेशन अगर आप किसी कस्टमर से कर रहे हो तो वो सारी की सारी हिंदी में ही करो। अगर उसे कुछ वर्ड नहीं समझ में आते तो उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कराओ, ठीक है ना, ताकि उसे सब चीज़ अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ताकि इससे क्या है, ग्राहकों को सुविधा, भाई ग्राहकों को बहुत सुविधा होने वाली से, वो हर एक चीज़ को समझ पाएंगे, अपने तरीक़ों से कर पाएंगे। अब देखो इसकी मुख्य समस्या क्या है। देखो हालांकि हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ मुख्य समस्या भी हैं इसकी। बढ़ता तो जा रहा है बैंकों में, तब भी इसकी कुछ मुख्य समस्याएं। बैंकिंग की नई जो तकनीक होती है ना वो हिंदी में प्रचलित होती है। अभी बैंकिंग में कोई भी नई चीज़ आती है ना वो सबसे पहले किस में आती है, इंग्लिश में आती है। सभी कर्मचारियों को हिंदी बैंकिंग शब्दावली का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। देखो जितने भी बैंक के एम्प्लॉय होते हैं ना उन्हें ना शब्दावली, जो बैंक की शब्दावली होती है ना उसका पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। अभी देखो शब्दावली क्या होती है मैं आपको बताऊंगा जब आपको भी पता लगेगा, ठीक है ना। आपको भी हिंदी में नहीं पता होगा इसका मतलब। अब ये बताओ कि बैंक का किस किस को मतलब पता है हिंदी में क्या होता है ना। अकाउंट का किस किस को पता है हिंदी मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं। इंटरेस्ट का चलो पता होता है, ड्राफ्ट का बताओ, लोन अकाउंट को बताओ क्या कहते हैं, चालू खाते, चलो ये तो सबको पता होगा, है ना।
और पासबुक को तो पासबुक कहते हैं, विड्रॉ को क्या कहता है हिंदी में नहीं पता होता है ना, तो बहुत सारी जो शब्दावली है ना, बैंक की शब्दावली, सॉरी जो बैंक की शब्दावली है ना वो नहीं पता भाई, कर्मचारी को नहीं पता अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो कंप्यूटर और डिजिटल बैंकिंग में अंग्रेजी का प्रभाव अधिक है। अब देखो कंप्यूटर में अगर हम कंप्यूटर के अंदर हम डिजिटल बैंकिंग करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है कंप्यूटर के द्वारा ही रिकॉर्ड करी जाती है ना। तो उसमें क्या है, अब कंप्यूटर में हिंदी का इतना तो है नहीं, उसमें क्या है इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा है, तो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो सारा का सारा क्या है इंग्लिश में ही होता है ना। और देखो कई ग्राहक और कर्मचारी अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग करना पसंद करते हैं। देखो काफ़ी सारे कर्मचारी जो होते हैं ना वो इंग्लिश शब्द का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। ओके चलो, यहाँ पे देखो वही बात लिखी है, अनेक बैंक में कर्मचारी हिंदी के दक्ष नहीं है। देखो दक्ष मतलब वो हिंदी में इतने अपूर्ण नहीं है, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कि वो हिंदी में सब कुछ अच्छे से कन्वर्सेशन कर सके, समझा सके, ठीक है ना। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। क्योंकि देखो जो बैंक होती है ना वो भी ना इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। अगर बैंकिंग का एग्जाम देख लो, SBI एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक SBI कराती है और एक IBPS कराती है और RRB कराती है, 3 मेन बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। जो SBI है ना उसके अंदर हिंदी है ही नहीं भाई, इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है। वो क्या है इंग्लिश को प्रोत्साहित कर रही है। IBPS हो गई उसके अंदर भी इंग्लिश ही होती है। अब जो RRB हो गई ना उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप हिंदी चुनो क्यों या फिर आप इंग्लिश चुनो, क्योंकि RRB क्या है नॉर्मली गाँव में ही होती है RRB, ठीक है ना, जिसे हम रूरल बैंक कहते हैं, रूरल ग्रामीण बैंक कुछ ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं ना वो इतने ज़्यादा निपुण नहीं होते कि इसमें हिंदी में। नए स्थानों पे अंग्रेजी का देखो प्राथमिकता दी जाती है। अभी वो भी नए स्थान पर अंग्रेजी को देखो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तकनीकी शब्द के सही व सरल हिंदी रूप आपका अभाव है, ठीक है ना, वो बहुत कम हमें मिलते हैं। कंप्यूटर देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन सेवा में अधिक अंग्रेजी का ही उपलब्ध होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से समझ गए होगे, देखो यहाँ से भी आप ये रीड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है ताकि आपके पास अच्छा कंटेंट हो एग्जाम लिखने के लिए। ओके देन इसका निष्कर्ष है, यहाँ से आप निष्कर्ष पढ़ लेना, जो भी हम लोग पर पढ़ा है ना वो सबको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, समराइज़ करके, और कुछ नहीं है निष्कर्ष में, ठीक है। देखो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी वीडियो। देखो अब क्या है जो शब्दावली है उसके बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग में यूज़ होने वाली क्या जो हमारी शब्दावली है। देखो जो भी बैंक के अंदर जो भी वर्ड्स होता है ना, जो भी उसकी टर्म्स होती हैं किसकी बैंकिंग की, उन्हें ही बैंकिंग शब्दावली कहते हैं। बैंकिंग कार्यों में सरल स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए अनेक हिंदी शब्दों का प्रचलन करा जाता है, हमें नहीं पता होता, पर यह शब्द बैंक की दैनिक गतिविधि, ये जो है ना बैंक की जो दैनिक लेन देन होते हैं ना, रोजमर्रा के काम होते हैं, उनमें खातों में तथा सेवाओं में उपयोग करा जाता है। जैसे अकाउंट है, अकाउंट को खाता कहते हैं, सबको पता है। डिपॉजिट है, डिपॉजिट को जमा कहते हैं। विड्रॉ को निकासी कहते हैं। ऋण को लोन कहते हैं। इंटरेस्ट को ब्याज कहते हैं। चेक को चेक कहते हैं। ड्राफ्ट को ड्राफ्ट कहते हैं। लोन अकाउंट को ऋण खाता कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट को स्थायी जमा कहते हैं। पासबुक को पासबुक कहते हैं, है ना। स्टेटमेंट को वितरण पत्र कहते हैं। बैलेंस को शेष राशि कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ग्राहक के नाम से खोला गया लेखक होता है। देखो ये बैंक में बैंक कह रहा हूँ सॉरी, ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना, 100% आएगा। इसके अंदर ना आप ये जो 12 ना दे रखे हैं ना, ये 12 के 12 अंग्रेजी नाम और इसके हिंदी नाम और इसका अर्थ और प्रयोग क्या है। देखो अर्थ प्रयोग तो मत याद करो, आप बस ये याद कर लो, अर्थ प्रयोग इसका आप खुद ही लिख दोगे, ठीक है ना, इतना तो आपको पता है, आप इन्हें पक्का याद करो। देखो अभी तो आपको लगेगा ये वर्ड तो बहुत ईजी है, आराम से लिख देंगे, पर सच बता रहा हूँ मैं, आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपको 5 वर्ड भी याद नहीं आएगा, 5 वर्ड भी आपको मेमोराइज नहीं होंगे कि मैं क्या लिखूँ। अगर विश्वास नहीं ना, 1 मिनट के लिए वीडियो को पोस्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उसके बाद आँख बंद करके ना एक बार आप 5 वर्ड हिंदी और इंग्लिश में बोल के देखो, पता लग जाएगा आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, एक बार इन 12 के 12 वर्डों को ना याद कर लो अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है भाई एग्जाम हॉल में ना नहीं याद होने वाला है, नहीं याद आएगा, ठीक है ना। और इनके जो प्रयोग करते हैं ना इन्हें याद मत करो, क्योंकि ये तो देखो बहुत नॉर्मल है। अकाउंट खाता क्या होगा, ग्राहक के नाम से खुलता है, ये आप लिख दोगे, ठीक है ना। अन्य देखो बैंक की शब्दावली होती है, जैसे ग्राहक कस्टमर हो गया, शाखा को ब्रांच कहते हैं, मुख्य शाखा को हेड ऑफिस कहते हैं, बचत खाता को सेविंग अकाउंट कहते हैं, चालू खाता को करंट अकाउंट कहते हैं, अवधि ऋण को टर्म लोन कहते हैं, है ना, सावधि जमा को टाइम डिपॉजिट कहते हैं, ऋण स्वीकार को लोन स्कैन कहते हैं, क्या कहते हैं जमानत को सिक्योरिटी कहते हैं, किस्त को क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट कहते हैं। देखो ये वर्ड आप याद कर लेना, इनमें से ना आप आधे वर्ड भी याद कर लेना, बहुत हैं, 12 वर्ड ये हैं और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12 22 वर्ड्स हैं। 22 वर्ड में से ना आप ना मतलब 22 वर्ड्स में से आप कम से कम 10 वर्ड्स तो याद कर लो, 10 वर्ड्स लिख के आना इनफ है आपके लिए, ठीक है ना, और बाकी उन्हें डिस्क्राइब कर देना, ठीक है ना। यहाँ से बाकी एक बार आप रीड आउट कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको बैंक की शब्दावली समझ में आ गई होगी। इसका निष्कर्ष है रीड आउट कर लेना, जो ऊपर बताया उसे समराइज़ करके लिखना है, और कुछ भी नहीं है। डू सब्सक्राइब। चलो यहाँ तक हम आ गए, आपको अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। अब हम अपने आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है,
जो पत्र होता है, पत्र को युक्त परिभाषित शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो भी पत्र के अंदर जो भी शब्द होते हैं ना, परिभाषित शब्द, उनको रेखांकित करना है, ठीक है ना। और बचत खाते बंद कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। बचत खाते को क्या कहते हैं बताओ, फटाफट से कमेंट करो। बचत खाता ऊपर पढ़ता है ना, क्या कहते हैं बचत खाते को? बचत खाते को कहते हैं हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करूँगा। चलो एक बार बोल दो, मत कमेंट करो, एक बार बोल दो क्या कहते हैं। वेरी गुड, बचत खाते का बोलते हैं सेविंग अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या करना है, जो बैंक पत्र लिखते समय जो भी परिभाषित शब्द होते हैं उन्हें रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। रेखांकित को कहते हैं अंडरलाइन करना है। साथ में एक हमारा जो बचत खाता है ना, हम उसे बंद करा रहे हैं ना, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है? एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। अब देखो हम कैसा यूज़ करते हैं। देखो मुख्य इसका स्वरूप क्या होगा, जब हम अपना, देखो क्या होगा, सेवा में होगा। ये क्या, इसके प्रयुक्त शब्द हैं। सेवा में हो गया, प्रारूप शब्द है, सेवा में हो गया, शाखा प्रबंधक महोदय हो गया, बैंक का नाम और पता हो गया, है ना, और विषय हो गया क्या, बचत खाता बंद कराने हेतु ये पता। देखो यहाँ पे क्या है, सेवा में अंडरलाइन कर रखा है, शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, करोल बाग शाखा और नई दिल्ली 11000005। एड्रेस हो गया, महोदय हो गया, मान्यवर हो गया। सेवन इवन ये है कि मेरा नाम रोहित शर्मा है, मेरा बचत खाता संख्या नंबर ये है। आप देखो, अगर आप ये पेपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे ही लिख कर आना, संख्या नंबर बचत खाता नंबर पक्का ही लिख कर आना, ठीक है ना। आपकी शाखा, ठीक है ना, यहाँ से आप देखो इस तरह लिखना है। यहाँ से जो ना परिभाषित शब्द होते हैं इन पर अंडरलाइन करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन कभी मत देखो, नीचे पत्र है वो और अच्छे से देखना। यहाँ पर आप बस समझ लो कि अंडरलाइन किस किस पे हुआ है, आपको भी इसी चीज़ पर अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि कौन से किस शब्दों को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। सेवा में करना है, किस लिए करते हैं हम, संबोधन के लिए करते हैं। शाखा प्रबंधक पद नाम हो गया उसका, वो कौन सी पोस्ट पे बैठा हुआ है वो, ठीक है ना, मैनेजर है, शाखा प्रबंधक है, ठीक है ना। ठीक है ना। सविनय निवेदन हो गया, उपरोक्त हो गया, कृपया हो गया। हम उससे क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, कष्ट करें, अनुरोध कर रहे हैं उनसे, विनम्र आग्रह कर रहे हैं, है ना। ये सब क्या यहाँ से रीड आउट कर दें, ठीक है ना। नाम हो गया, दिनांक हो गया। अब हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल क्या, ये बनाना या एग्जाम्पल नहीं है, लिखना है आपको एग्जाम में, अगर आएगा तो आएगा ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो नाम, शाखा, दिनांक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बोलना, अंडरलाइन जरूर करना है इन पे। देखो बचत खाता बंद करा रहे, बचत खाता क्या होता है, सेविंग अकाउंट, जैसे आपको पता है, आपने बताया अभी मेरे को। स्टार्ट कैसे करेंगे, फॉर्मेट देख लो एक बार, बहुत सरल फॉर्मेट है, ये देखना, ये इधर डेट इधर ही आती है। सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग शाखा, ठीक है ना, नई दिल्ली 11000005 महोदय। तो सॉरी सर, विषय पहले विषय देंगे ना, बचत खाता बंद कराने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। हम अपना क्या, सेविंग अकाउंट बंद करा रहे हैं। देखो मान्यवर या महोदय, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। अब हम बोलना है, मेरा नाम रोहित राज है, मेरा बचत खाता संख्या नंबर ये डैश 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 ये है। याद रखना, जो बचत खाता नंबर कितने अक्षरों का होता है, 9 10 11 अक्षरों का होता है। कितने अक्षरों का होता है, 11 अक्षरों का। तो आपको 11 अक्षर का भी कोई भी एक भी डमी वर्ड्स लिख देना है, ठीक है ना। आपकी शाखा में प्रचलित है, मेरा क्या, आपकी शाखा में है कि मेरा खाता, मैं पिछले कुछ समय से इस खाते का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं अब बता रहे हो कि ना, मैं बहुत समय से इस खाते का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अतः आपसे विनय निवेदन है कि कृपया मेरे उपयुक्त जो खाता है ना, संख्या नंबर खाता बंद करने की कृपा करें। जो मेरा खाता खुलने ना आपकी शाखा में, प्लीज़ उसे बंद करने की कृपा करें। यदि खाते में कोई शेष राशि है, अगर कोई बैलेंस अमाउंट बचा है मेरे अकाउंट के अंदर, तो कृपया करके मुझे नगद दें, है ना। मुझे ऐसा कैश दें, या फिर चेक के माध्यम से प्रदान करने का कष्ट करें मुझे, या फिर नगद कैश दो, या फिर चेक के माध्यम से मुझे क्या है, मेरे पैसे दो, ठीक है ना। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ये आपसे आपने विनती करी, ठीक है ना। धन्यवाद हो गया। अब देखो दिनांक हो गया, ठीक है ना, और क्या, स्थान हो गया। यहाँ पर आपको भविदय लिखना है, अपने नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, यहाँ आपको अपना खाता नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना क्या है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था, अगर आपको ऐसा लेटर लिखने के लिए आता है तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है, बस अच्छे से सुन लो। अगर ये 3 चीज़ याद होंगी ना, फिर आपकी टेंशन ही खत्म हो गई, ठीक है ना। देखो पहले तो ये लिख लो कि पहली चीज़ क्या है, मेरा खाता कौन सा है। सबसे पहले आपको पत्र लिखते समय यही याद रखना है कि मेरा खाता कौन सा है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ठीक है ना। डन हो गया तो एक बार थम्सअप भेज दो। दूसरा है, थम्सअप नहीं दूसरा हमारा, मैं उसे क्यों बंद करना चाहता हूँ।
आपने पहला है कि मेरा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मैं उसे बंद क्यों करना चाहता हूँ, ये लिखना है लेटर में, लिखना ही लिखना है। इस लेटर के अंदर बस 3 चीज़ें देखी जाती है कि बच्चे कौन सा अकाउंट है, दूसरा वो क्यों बंद करना चाहता है, और तीसरी बात हो गई बची हुई राशि मुझे कैसे दी जाए, ठीक है ना। ये लिखना ही लिखना है आपको, बची हुई राशि मुझे कैसे दी जाए, मुझे चेक के माध्यम से दी जाए या मुझे पहले ही निकाल के दे दी जाए, ठीक है ना, या फिर क्या है कि मुझे चेक के माध्यम से दी जाए, है ना, कैसे दी जाए, या मुझे मेरा दूसरा अकाउंट है इसमें ट्रांसफर की दी जाए। ये आपको लिखना ही लिखना है। आपको 3 बातें याद रखनी है, पहला कि मेरा खाता कौन सा है, दूसरा मैं उसे क्यों बंद करना चाहता हूँ, रीज़न देना है, तीसरा कि बची हुई राशि, बचा हुआ जो बैलेंस अमाउंट है वो मुझे कैसे मिलेगा, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो, जो भी पत्र की जो भाषा होनी चाहिए वो सरल स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। इसके अंदर हमें विनम्रता दिखानी चाहिए, ठीक है ना। विषय स्पष्ट और संक्षिप्त हो, जो भी इसका विषय ना वो एकदम साफ साफ लिखा हो, जो अच्छे से समझ में आ रहा हो, कोई कॉम्प्लिकेट करके ना लिखा हो। जैसे बचत खाता बंद कराने हेतु तो आपने लिख दिया मुझे अपना बचत खाता, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा करके लिखना, स्पष्ट करके लिखना, ठीक है ना। और आपको इसके अंदर आवश्यक सामग्री ही डालनी है, जानकारी डालनी है, जैसे खाता संख्या डालनी है, नाम डालना है और शाखा को लेके करना है। यहाँ पे आपको और अपना कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पे आपको अपना सोल ID कार्ड नंबर ही डालना है, ठीक है ना। बाकी देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ख़त्म हो गया। अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए पूछ लेता हूँ, बाकी आप यहाँ से रीड आउट करो और प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालना है। देखो, संपर्क भाषा क्या होती है, ठीक है ना। संपर्क भाषा क्या होती है ये बताना है और इसके महत्व बताना है, ठीक है ना, और हिंदी में इसका संपर्क भाषा क्या महत्व है बताना है। देखो, एक बात बताओ, संपर्क भाषा होती क्या है, बताओ। संपर्क भाषा मतलब ऐसी भाषा जिससे हम लोगों के संग संपर्क कर सके, कन्वर्सेशन कर सके, है ना, अपनी बात लोगों को समझा सकें और लोगों की बात हम खुद समझ सकें। यही तो है संपर्क भाषा, और है क्या। संपर्क करना भाई दूसरे से, और क्या करना है हमें इसमें, PhD थोड़ी ना करनी है, इतना समझना भाई संपर्क भाषा है क्या। ऐसी देखो, संपर्क भाषा, मैं इस समय क्या संपर्क भाषा से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तुम कमेंट है मुझे फीडबैक दे रहे हो, है ना, फीडबैक से तुम मुझे समझा रहे हो भाई कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। यही है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का अर्थ ऐसी भाषा से होता है जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, ऐसी भाषा से जो अलग अलग बोलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको संपर्क भाषा ना जोड़ने का काम करता है। मान लो मैं चले गया अभी मुंबई चले गया, वहाँ मुंबई भाषा बोली जाएगी। कलकत्ता चले गया, वहाँ कलकत्ती बोली जाएगी, है ना। और मैं मान लो मैं भी वहाँ चले गया, हैदराबाद चले गया, तो वहाँ पे हैदराबाद की है ना, हैदराबादी हिंदी है ना वहाँ पे, है ना। कहते हैं ना, अरे मियाँ कहाँ चले तुम, और मुंबई में कहते हैं ना अरे अपुन 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 करके बोलते हैं ना। आगे पढ़ेंगे, ये दोनों क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अच्छा, तो क्या अलग अलग भाषा बोलने वाले, अब देखो ये सब, चलो ये सब तो हमें समझ में आ जाएगी, पर मान लो हम साउथ की तरफ चले गए, वहाँ तो देखो अलग ही तमिल, कनाडा, पता नहीं बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है ना, वो तो बिल्कुल हमें समझ में नहीं आने वाली, वो तो हमें पढ़ने भी नहीं आने वाली। तो संपर्क भाषा यही काम करता है, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनके बीच में क्या है, ये एक ब्रिज का काम करता है, अब इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, ये एक ब्रिज का काम करता है। क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, क्या, हमारी संपर्क भाषा। समझ आ गई। कई देशों में अधिकांश, अब देखो हिंदी इसलिए संपर्क भाषा है क्योंकि ये जो है ना हमारे देशों में कई राज्यों में बोली जाती है। हिंदी बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया के अंदर। जैसे इंटरनेशनली क्या सबसे ज़्यादा फेमस है, इंग्लिश, है ना। सब लोग किस में कन्वर्सेशन करते हैं, इंग्लिश में करते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस है, और हिंदी इंडिया में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी क्या है, एज अ एक संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि संपर्क भाषा क्या है। देखो, हिंदी भारत की क्या है, हिंदी भारत की राज्यभाषा है तथा यह देश के विभिन्न भागों में बोली समझी जाने वाली भाषा है। यह जन जन की भाषा है। क्या है ये जन जन, भाई हर कोई इसे समझता है, बोलता है, पढ़ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है ना। ये एक सशक्त संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी सरल और सहज और जनप्रिय भाषा है। यह विभिन्न भाषाओं के बीच में सेतु का ना, ब्रिज का काम, मतलब सेतु का काम करती है। मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब देखो, जो सोशल मीडिया हो गई उस पर कितनी तेजी से हिंदी का यूज़ बढ़ता जा रहा है ना। सब जितने भी रील्स हो गई, मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, पॉडकास्ट हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, वो सारे किस में लिए जाते हैं। अच्छा एक बताओ, इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, बताना, किस में करा जाता है, सारे के सारे हिंदी में करे जाते हैं ना। तो हिंदी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। संपर्क भाषा है, ये सेतु को काम करती है हिंदी। हिंदी में कार्य करने के समय, श्रम और धन की, हिंदी में अगर हम कार्य करते हैं तो हमारे श्रम की बचत होती है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। मान लो कि हिंदी में अगर हम कोई दूसरी,
मान लो अगर इंडिया के अंदर अगर हम तमिल भाषा का यूज़ करने लगे तो तमिल क्या है, एक स्पेसिफाइड रीजन में बोली जाती है, पूरी इंडिया में वो प्रचलित बिल्कुल भी नहीं है, ना फेमस है। अभी हमें क्या है, अगर हमें अब और नोटिस निकाल तमिल के, हम तमिल भाषा में नोटिस निकाला, अब हमें उसे ना हर लैंग्वेज में निकालना पड़ेगा उस नोटिस को, ठीक है ना, ताकि हर लैंग्वेज के लोग समझ सके। पर अगर हमने हिंदी में निकाल दिया तो हिंदी में क्या है, इतना झंझट ही नहीं है भाई, सब लोग समझ लेंगे हिंदी में, ठीक है ना। वैसे तमिल वमिल साइड बहुत सारे साइड हिंदी को भी नहीं समझा जाता है, पर क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, एज अ कॉमन लैंग्वेज के रूप में काम करती है, इसलिए इसे सेतु कहा जाता है, जोड़ने का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप का। अब देखो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व क्या क्या है, ठीक है ना। पहले देखो, अब खुद समझो, हिंदी भारत में विभिन्न राज्यों में बोली जाती है, बहुत सारे लोग भारत भर लोग बोलते हैं हिंदी का, तो क्या ये लोगों को जोड़ने का काम करती है। सबसे पहला महत्व तो यही हो गया ना, देशवासी संवाद का माध्यम। देखो हिंदी विभिन्न भाषीय क्षेत्रों में लोगों के बीच संपर्क स्थायी करती है, यह सरल होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, यह राष्ट्रीय एकता और आपसी संबंध को मजबूत करती है। अब जो हिंदी है ना, ये राष्ट्रीय एकता को बताती है, क्योंकि हमारे भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो क्या ये हमारी राष्ट्रीय एकता को दिखाती है, हमारी यूनिटी को दिखाती है, और साथ में क्या है, ये हमारे संवाद को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मजबूत करती है। व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, प्रशासन हो गया, मीडिया हो गया, इन सब में क्या हिंदी का व्यापक उपयोग होता है। इन सब में बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा हिंदी का उपयोग होता है, चाहे हम व्यापार करने में करें, पढ़ाने में करें, शिक्षा के क्षेत्र में करें, इनमें है ना, वैज्ञानिक क्षेत्र में करें, सांस्कृतिक क्षेत्र में करें, हिंदी का बहुत बहुत ज़्यादा उपयोग है। और हिंदी के माध्यम से विभिन्न भाषाएं समुदाय के लोग आसानी से संवाद कर सकते हैं। अब हिंदी के माध्यम से ना, जो भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं ना, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग हैं, वो भी आराम से क्या है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देश में अनेक क्षेत्रों में हिंदी संपर्क और संचार का प्रमुख क्या है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, हिंदी जो है ना, वो संचार का प्रमुख माध्यम है, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता, देखो यहाँ पे लिखा है ना, राष्ट्रीय एकता में सहायक होता है। हिंदी भाषा एकता और अखंडता को मजबूत करती है तथा भारत के एक श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाती है। क्या है, हिंदी हमारी, ओके ना। संपर्क की शक्ति हिंदी, क्या है, संपर्क की शक्ति हिंदी है। देखो बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम और पैसा लगता है नोट्स को बनाने में, प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब कर दो। एक बार और बोलता हूँ, विनती करता हूँ यार, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तो मैं तो दिख नहीं सकता, पर सच में जोड़ रखे हैं कसम से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब देखो तीसरा हो गया, प्रशासन और व्यवस्था में सहायक होती है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। व्यापार और उद्योग में उपयोगी होती है, बता दिया। शिक्षा में उपयोगी होती है, आपको देखो बता दिया। आप यहाँ से अच्छे से रीड आउट कर लो, बहुत अच्छी तरीके से, एकदम ईजी तरीके से लिख रखे हैं, ठीक है ना। शिक्षा और ज्ञान का प्रयास, हिंदी में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी और आदि का प्रचार प्रसार संभव है, किसके, क्यों, क्योंकि हिंदी की वजह से, ठीक है ना। जिसमें ज्ञान का अधिकाधिक लोग तक पहुँचाया जा सकता है, ये अधिक से अधिक लोगों के पास क्या है, पहुँच सकती है। संस्कृत और पहचान का प्रतीक हिंदी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब देखो निष्कर्ष पढ़ लेंगे अब देखो क्या है निष्कर्ष में, इस प्रकार हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि संपर्क, समन्वय और सहयोग की एक सशक्त इकाई है। अब देखो ये ना सच में ये एक सहयोग की इकाई है, जिससे क्या कि हम एक दूसरे की चीज़ समझ पा रहे हैं, सहयोग कर पा रहे हैं। यह देश की सामाजिक, आर्थिक, शिक्षित और सांस्कृतिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। जो हिंदी है ना, ये हमारे समाज को आगे बढ़ाती है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी करती है, शिक्षक, सांस्कृतिक, इन सबको क्या आगे बढ़ाती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। और सच में अब ना हिंदी का ना, अब देखो हिंदी को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है ना, हर क्षेत्र में दी जा रही है, प्रोत्साहित करा जा रहा है। और आपको एक बात और बताओ, अब काफ़ी सारे जो इंग्लिश चैनल के रिपोर्टर्स हैं ना, जो भी रिपोर्टर्स होगा, जर्नलिस्ट जिन्हें कहते हैं, अब वो उन्हें छोड़कर ना हिंदी में आते जा रहे हैं। किस में आते जा रहे हैं, हिंदी में। आपने लंडन टॉप का नाम सुना है, बहुत ज़्यादा फेमस एक यूट्यूब चैनल है जो रिपोर्टिंग करता है। वो क्या है, वो इसलिए तो बना है, हिंदी के लिए तो बना है, उसमें सारी की सारी क्या है, उस पूरे चैनल पर क्या है, हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा जाता है। वो पूरा चैनल इसलिए बना है, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ठीक है ना, देखो संपर्क हेतु, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि संपर्क हेतु हिंदी का व्यावसायिक रूप क्या है। देखो व्यावसायिक रूप क्यों ज़रूरी है। देखो संपर्क हेतु, देखो व्यवसाय है, बहुत बड़े लेवल पर होता है ना, नेशनल लेवल पे बहुत बड़े लेवल पर होता है ना। तो देखो अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज में सारे के सारे इंस्ट्रक्शन निकालेंगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, और क्या कहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट निकालेंगे, या फिर हम सेलिंग करते समय, परचेस करते समय हाँ अलग अलग भाषा का यूज़ करेंगे, भाई लोगों को समझ में नहीं आएगी। हम किसका, हिंदी का यूज़ करेंगे, तो क्या है, सामने वाला इंसान अच्छे से समझ पाएगा। तो हिंदी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय के विस्तार, अगर हम अपने व्यवसाय को अगर हम एक स्पेशल रीजन के अंदर रखते हैं, मान
मान लो कि मेरा जो है मैं इसे तमिल में अपना अकेले का व्यापार करता हूँ। अभी तमिल में करूँगा ना तो मैं अच्छे से कन्वर्सेशन वहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आम बोली जाने वाली भाषा क्या है, तमिल है। पर वहीं मैं अगर उसको दिल्ली तक लाता हूँ, ठीक है ना, दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, है ना, और कोलकाता में, यहाँ पे मैं जब अपने प्रोडक्ट को लाता हूँ, ठीक है ना, केले से मैं और प्रोडक्ट बनाता हूँ, चिप्स विप्स हो गए ये सब, अगर मैं इन और स्टेट में लाता हूँ तो वहाँ पे क्या है, अब तमिल थोड़ा ना वहाँ पे बोली जाएगी भाई, लोग बिल्कुल लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं नहीं समझ पाऊंगा, आप नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ आएगी। अगर किसी को तमिल आती है ना, कमेंट करना, नहीं समझ पाएगा तो क्या है, हिंदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है, हिंदी अभी इन सब जगह क्या है, हिंदी आराम से समझ सकता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में हो गया आपका, दिल्ली में हो गया, यूपी में हो गया, अरे आराम से हिंदी समझ लेंगे। इसलिए क्या है, हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को संपर्क पर निर्भर करती है। हिंदी में व्यावसायिक रूप इस संपर्क को प्रभावी बनाता है, सरल बनाता है। अभी क्या है, हिंदी जो है ना वो व्यापार के अंदर संपर्क को जो कम्युनिकेशन हो गया उसे बहुत ज़्यादा सरल बनाता है, ईजी बनाता है, सफल बनाता है। इसलिए इसका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हिंदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, संपर्क हेतु हिंदी का व्यावसायिक रूप जरूरी होने के कारण क्या है, स्पष्ट और सरलता। ये क्या है, स्पष्ट और सरलता होती है, समय और धन की बचत होती है। इससे अगर मान लो हम कर रहे हैं, मान लो हम तमिल में ही कर रहे हैं, तो अगर हम अब इन सब स्टेट में गए तो वहाँ पे जाकर हमें अब समझाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना, तो क्या है, हम हायर करेंगे जो इन सब चीज़ को, अब देखो इन सब चीज़ को ना उनकी लोकल लैंग्वेज में बता सके, ठीक है ना। एक किसी न किसी को तो हम हायर करेंगे ताकि भाई तमिल को तुम कन्वर्ट कर करके ट्रांसलेट कर करके इन सबको समझाओ, उसमें हमारा पैसा लगेगा, साथ में हम हायर करेंगे, हायरिंग कॉस्ट लगेगी, समय भी तो लगेगा हमारा कितना सारा, तो क्या है, हमारी बचत और समय बचता है। ग्राहक को बेहतर, देखो इससे क्या है, ग्राहक और अच्छे से समझ पाता है। हम जो चीज़ बताएंगे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे, प्रभावी तरीके से बताएंगे। तो यही था इसके अंदर, है ना। कानूनी और प्रशासनिक सुविधा इससे हमें मिलती है, व्यापार आगे बढ़ता है हमारा, नोट कर लेना। अंततः इसका निष्कर्ष पढ़ लेना, व्यापार में सफल संवाद, विश्वास, सुविधा और विकास के लिए हिंदी का व्यावसायिक रूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह न केवल व्यवसाय को सुगम बनाता है बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। क्या, हमारा हिंदी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा भाई, बिल्कुल आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छी तरीके से नोट्स बना रखे हैं, एकदम आपको एकदम बढ़िया मज़े आ जाएंगे भाई, इस नोट्स में से पढ़ने में एकदम मज़े आ जाने वाला है आपको। प्लीज़ अब इस नोट्स के लिए लाइक कर दो यार, अगर नहीं करा तो, और जिसने करा है उसके लिए दिल से बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, ठीक है ना। अब देखो, हमें बताना है हैदराबादी हिंदी क्या है और उदाहरण सहित उसके रूपों को स्पष्ट कीजिए। हैदराबादी हिंदी भाई इंपॉर्टेंट आ सकता है आपका, हैदराबादी हिंदी, कोलकाता हिंदी, मुंबई हिंदी में डिफरेंस भी आ सकता है, एक एक करके सबको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। पहला हमारा हैदराबादी, अब देखो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है ना, हैदराबादी हिंदी क्या है। हैदराबादी हिंदी क्या, जो हम हैदराबाद में बोली जाती हो, है ना, हैदराबाद में बोली जाती है, उसको क्या कहता है, हैदराबादी हिंदी कहता है। देखो पढ़ते हैं, हैदराबादी हिंदी हिंदी भाषा की एक क्षेत्रीय भाषा है। अब जो हैदराबादी हिंदी जो है ना वो हिंदी भाषा की एक क्षेत्रीय भाषा है, मतलब कि वो एक रीजन में, एक क्षेत्र में बोली जाती है। वो हिंदी जो है ना हर जगह नहीं बोली जाती। अब जो हिंदी तो है उसके अंदर, पर वो हैदराबाद में ही बोली जाती है, ठीक है ना। तो क्या है, ये एक क्षेत्रीय भाषा, एक रीजनल भाषा है, ठीक है ना, जो मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, हैदराबाद और तेलंगाना, कहाँ बोली जाती है, हैदराबाद और तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर देखो, इस भाषा के अंदर ना जो हैदराबादी हिंदी होती है ना, इसके अंदर कुछ वर्ड उर्दू के, तेलुगु के और मराठी और दक्षिणी भाषा का प्रभाव पड़ता है। ये भाषा सरल, सहज और अपनत्व भरी होती है। देखो इसमें उर्दू का प्रयोग पता है क्यों होता है, हैदराबाद में ना पहले ना किसका शासन था, मुगलों का शासन था। तो वहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों ने वहाँ पे ना उर्दू को ना डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो जिससे क्या है कि कुछ वर्ड ना हिंदी के अंदर ना उसके यूज़ होते हैं, किसके, उर्दू के यूज़ होता है। हैदराबादी हिंदी का स्वरूप और विशेषता क्या है, इसके अंदर देखो उर्दू शब्द का अधिक प्रयोग होता है ना, इसमें दक्षिणी भाषा का विशेषता मिलती है। वाक्य संरचना मानक हिंदी से भिन्न होती है। अब देखो जो हमारी मानक हिंदी होती है ना, मानक हिंदी क्या है, बताओ क्या मानक हिंदी क्या है। देखो मानक हिंदी वो जो हम नॉर्मल बोलते हैं, जैसे हो गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या है हमारी मानक हिंदी, हमने पूछा नॉर्मल भाई तुम कहाँ जा रहे हो, पर हैदराबादी हिंदी में क्या होगा, तुम किधर जा रहे हो मियाँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, हैदराबादी हिंदी मानक हिंदी से भिन्न होती है, अलग होती है। भाषा शैली सरल होती है। देखो हैदराबादी हिंदी की भी जो भाषा शैली है वो सरल होती है, रोचक होती है और इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे तो सच में ये पढ़ के बहुत इंटरेस्ट, मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। हैदराबादी, इसमें अपनापन लगता है, ठीक है ना। यही है हैदराबादी हिंदी के स्वरूप, ठीक है, विशेषता। अब देखो उदाहरण पढ़ लेते हैं इसके, उदाहरण पढ़ने में और मज़ा आएगा और अच्छे से तुम समझोगे। पहला है हमारा मानक हिंदी में क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो,
ठीक है ना। हैदराबादी हिंदी में क्या बोलेंगे, तुम किधर जा रहे हो मियाँ। दूसरा माना क्या है, मुझे यह काम करना है, तो हैदराबादी में क्या बोलेंगे, मैं को ये काम करना है। मानक हिंदी क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, नॉर्मल ना, क्या मियाँ क्या हुआ रे, ऐसे। ये क्या है, हिंदी हिंदी, ओ सॉरी हिंदी हिंदी करो, मानक हिंदी और हैदराबादी हिंदी में क्या है, उदाहरण डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए होगे आप। इस उदाहरण से आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने कि हिंदी नॉर्मल हिंदी क्या होती है, मतलब कि मानक हिंदी क्या होती है और हमारी ही हैदराबादी हिंदी क्या होती है। देखो मानक हिंदी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बता दे रहा है वैसे मानक हिंदी क्या होती है, समझ गए होगे ना, लिख देना। अब देखो इसकी कुछ भाषाई विशेषताएं हैं, जैसे मियाँ रे, मियाँ हो गया, रे हो गया, अरे हो गया, हाँ भाई, भाई हो गया, जैसे शब्द का प्रयोग होता है इसके अंदर, हैदराबादी हिंदी के अंदर। इसके अंदर उर्दू फारसी शब्दों को अधिकतम, जैसे जनाब, हजूर, ठीक है ना, जनाब हजूर हो गया, इन सब का क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहाँ किधर, ये सब है ना, पढ़ लेना। अब देखो ध्यान दे, हैदराबादी हिंदी हिंदी की शुद्ध रूप नहीं है। देखो जो हैदराबादी हिंदी है ना, वो हिंदी का शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये एक पहले बात तो ये क्षेत्रीय भाषा है, तो ये प्रॉपर हिंदी तो है नहीं, ठीक है ना। इस क्षेत्रीय भाषा के अंदर ना जो क्षेत्र में बोली जानी और भाषा होंगी ना, वो इसके अंदर मिक्स मैच करते हैं, मतलब कि इसके अंदर मिला देते हैं। जैसे हैदराबाद के अंदर उर्दू बोली जाती है तो उर्दू के शब्द मिला देते हैं, इसी तरह, ठीक है ना। तो ये हिंदी का क्या है, एक शुद्ध रूप नहीं है, जो स्थायी संस्कृति और जीवन शैली का ये जो है ना, वहाँ की स्थायी संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाती है, ठीक है। हैदराबादी हिंदी हिंदी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रूप है, ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हैदराबाद की गंगा जमुनी और भाषीय समन्वय को दर्शाती है। ये भाषा अपने विषय शब्द, वाक्य विन्यास और उपनत्व भरी शैली के कारण मानक हिंदी से अलग अलग प्रखंड करती है, बोलती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मानक हिंदी और हैदराबादी हिंदी में अंतर स्पष्ट है। देखो मानक हिंदी और हैदराबादी हिंदी, आपने ये अच्छे से अगर रीड आउट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एकदम क्लियर हो गए मानक हिंदी क्या हैदराबादी हिंदी के। पर एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से, ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से लिख सको। देखो मानक हिंदी भाषा की परिनिष्ठ और औपचारिक रूप है, ठीक है ना, एकदम शुद्ध रूप है, ठीक है ना। जबकि हैदराबादी हिंदी हिंदी का क्षेत्रीय भाषा है, क्या है, ये क्षेत्रीय भाषा है और बोलचाल का रूप जो हैदराबाद तथा आसपास के क्षेत्र में प्रचलित होती है। देखो मानक हिंदी औपचारिक होती है, कानूनगत और संस्कृत प्रधान होते पर ये क्षेत्रीय होती है, पूरे भारत में बोली जाती है, पर मुख्यतः ये हैदराबाद के आसपास तेलंगाना वेलंगाना बोली जाती है। ये शुद्ध होती है, मानकीकृत होती है, सरल हिंदी शब्द का प्रयोग होता है, इसमें स्थानीय मिश्रित होती है, उर्दू मतलब स्थानीय मिश्रित मतलब स्थान मिश्रित भाषा जो होते हैं उन सबका प्रयोग करा जाता है, हिंदी उर्दू का करा जाता है, फारसी करा जाता है, ठीक है ना। ये सब यहाँ से आप अच्छे से डिफरेंस एक बार रीड आउट कर देना, ठीक है ना। उदाहरण दे रखा है मानक हिंदी, मुझे पानी चाहिए, तो हैदराबादी हिंदी क्या होगी, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए नहीं, मेरे को पानी चाहिए, को रेड कर रखा है ना, तो यही है डिफरेंस। मानक, तुम कहाँ जा रहे हो, हैदराबादी, तुम किधर को जा रहे हो मियाँ, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आ रहा है ना डिफरेंस कि मैं क्या करूँ, तो बस आप पीछे ना वाक्य के पीछे बस मियाँ लगा देना और एक क्वेश्चन पार्ट मियाँ लगा देना, बाकी तो वो तो हम तो अपने हिसाब से लगेंगे, क्या लगा देना, मियाँ लगा देना, ठीक है ना, बस टेंशन खत्म। आई होप कि आपकी टेंशन खत्म हो गई इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। मुख्य अंतर क्या होते हैं, मानक हिंदी औपचारिक कार्य के लिए उपयोग होते थे, पर हैदराबादी हिंदी क्या सामान्य बोलचाल के लिए उपयुक्त है। देखो इससे हम औपचारिक काम भी कर सकते हैं, इससे हम लीगल डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं, गवर्नमेंट अपनी कोई भी स्कीम बता सकती है, वो हैदराबादी हिंदी में तो नहीं बताएगी, वो नॉर्मल हिंदी में बताएगी। अभी देखो आप मेट्रो में जाते हो तो मेट्रो में एकदम शुद्ध हिंदी होती है ना, कि अगला स्टेशन विनोबापुरी है ना, ऐसे बोलते हैं ना, अगला स्टेशन विनोबापुरी है, और क्या कहते हैं, लूज आइटम, ऐसा बोलता है ना कि मतलब मेट्रो में चढ़ते समय कोई भी वादा उत्पन्न ना करें, ऐसे नॉर्मल बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते ना, अरे अगला स्टेशन विनोबापुरी है रे मियाँ, ऐसे तो नहीं बोलते ना। तो वही कि जो भी ये मानक हिंदी वाली औपचारिक होती है, पर ये हैदराबादी हिंदी की एक क्षेत्रीय भाषा, ये औपचारिक नहीं होती, इसके अंदर मिश्रित भाषा होती है, ठीक है ना। जो वहाँ के आसपास के स्थान में बोली जाने वाली भाषा होती है, वो उसके अंदर मिक्स होती है, ठीक है। ओके, आई होप अंडरस्टैंड, आप अच्छे से समझ गए क्वेश्चन। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। निष्कर्ष निकालते हैं। देखो मानक हिंदी और हैदराबादी हिंदी दोनों हिंदी भाषा के क्या है, महत्वपूर्ण रूप हैं, क्या है, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप है ये दोनों, चाहे एक हमारी मानक हिंदी हो गई और हमारी हैदराबादी हिंदी हो गई। अगर देखो हैदराबादी हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमारे कोर्स में ही नहीं होती, ठीक है ना। तो क्या है, हमारी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में लिख कर आना। मानक हिंदी यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार है, वहीं हैदराबादी हिंदी क्या हैदराबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कॉमर्स मैजिक की जगह कॉलेज मैजिक हो चुका है, ये नोट्स मैंने ठीक से नोट्स नहीं बनाए, बताऊँगा उसे मैं। यहाँ कॉमर्स मैजिक होना चाहिए था ना, पता नहीं सब में कर देखे ना कॉमर्स कॉलेज मैजिक नहीं, यहाँ पे कॉमर्स मैजिक है, आई थिंक इस पेज पे ही करा है, फिर और कहीं भी कर दिया, नहीं, यहाँ भी इन्हें कॉलेज मैजिक कर दिया है, यहाँ भी कॉलेज मैजिक कर दिया है। अरे भाई
अब मैं से बताऊँगा, चलो कोई बात नहीं। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको समझ में आ गया तो एक लाइक कर देना भाई, बताना कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। पिछली वीडियो में मेरे को कमेंट आया था यार कि भाई तुमसे हिंदी पढ़ी नहीं जा रही, तुम समझाओगे क्या, कुछ ऐसे करके कमेंट आया था भाई। कुछ वर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं होते हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर मुझे सच में, मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर सच में कुछ वर्ड मेरे मुझसे गलत प्रोनाउंसिएशन हुआ होगा या मैंने गलत बोला होगा तो भाई उसके लिए दिल से सॉरी, ठीक है ना। बाकी स्टार्ट करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। इसके अंदर हम कलकत्ती हिंदी और मुंबईया हिंदी की हिंदी भाषा को परिभाषित करेंगे कि होते क्या। देखो, कोलकाता हिंदी कोलकाता में बोली जाने वाली हिंदी, मुंबई भाषा मुंबई महाराष्ट्र में बोली जाने वाली हिंदी। आगे ना समझ में आपको। देखो यार, आपको एक बात और बता दूं कि बच्चे कमेंट आते हैं कि सर आपकी आवाज़ थोड़ी मतलब एक तो बैकग्राउंड में आपके जो वॉइस आता है बहुत ज़्यादा, है ना, ऊपर से आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पाती। देखो मेरे पास अभी नॉर्मल तरीके से वीडियो बनाता हूँ, मैं शूट करता हूँ। मेरे पास अभी कोई एक्सपेंसिव कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नॉर्मल जो है ना, ये ब्लूटूथ कनेक्ट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो ईयरबड्स होती है ना, उनसे ये वीडियो बना रहा हूँ। और ईयरबड्स भी मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे 300 350 की जो मिलती है ना, वही नॉर्मल ईयरबड्स हैं, उन्हें ही कनेक्ट करके मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यार तुम सपोर्ट करोगे तो माइक भी लूँगा, वैसे भी अभी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है नोट्स बनाने में। चलो बाय द वे पढ़ते हैं। कोलकाता हिंदी और मुंबई हिंदी में क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है। अभी हमने हैदराबाद हिंदी पढ़ी, अब हम कोलकाता हिंदी पढ़ेंगे। देखो हिंदी भाषा, देखो ये भी याद रखना कि कोलकाता हिंदी क्या, कोलकाता में बोलने वाली, मुंबई हिंदी मुंबई महाराष्ट्र में बोलने जाने वाली भाषा, ठीक है ना। कोलकाता हिंदी एक क्षेत्रीय भाषा है और मुंबई हिंदी भी एक क्षेत्रीय भाषा है। ये तो एकदम ये तो भाई बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने हैदराबाद हिंदी पढ़ी, इतना तो बस आप लिख ही दोगे, इतना तो पता लगेगा होगा। ये क्या क्षेत्रीय भाषा के रूप में जिन पर स्थायी भाषा, संस्कृत और जीवन शैली का प्रभाव पड़ता है, इन पे क्या है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। कलकत्ता हिंदी और मुंबई हिंदी ऐसी ही दो मुख्य भाषा हैं जो क्रमशः कोलकाता और मुंबई के अंदर विकसित हुई हैं। कोलकाता हिंदी पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली हिंदी है। हिंदी को कोलकाता हिंदी कहा जाता है। इस पर मुख्य रूप में बंगाल भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें क्या है, मुख्य रूप से क्या है, बंगाल भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। अब मुंबई हिंदी पढ़ लेंगे, मुंबई हिंदी और उसके आसपास, मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रचलित हिंदी को मुंबईया हिंदी कहते हैं। इस पर मराठी, गुजराती, कोंकणी और उर्दू का प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर क्या क्या भाषा आते हैं याद रखना, मराठी आती है, गुजराती आती है, कोंकणी आती है और क्या आती है, उर्दू आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है। इसके अंदर क्या है, बंगाल शब्दों का उच्चारण होता है। इसके अंदर मराठी और उर्दू शब्दों का उच्चारण मिश्रण होती है, ठीक है ना। हिंदी और हिंदी भाषा और बंगाली भाषा का मिश्रित होता है। फिल्म भाषा को प्रभाव करता है। देखो ये फिल्म भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, ठीक है ना। बहुत सारे डायलॉग है ना हिंदी में, जैसे मुन्ना भाई MBBS में बोलता था ना, वो मुंबई हिंदी का तो यूज़ करता था। तुम किधर जा रहे हो मियाँ नहीं, अपुन करके बोलता था ना, आई थिंक। हाँ चलो पढ़ते हैं। बोलचाल और सरल व आत्म भाषा है। ये तेज और सरल और आकर्षण शैली है। स्थायी, संस्कृत और जीवन शैली का झलक दिखाई देता है, ठीक है ना। यहाँ से आप रीड आउट कर लेना। देखो उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, ये है कोलकाता हिंदी का और ये है क्या, हमारी महाराष्ट्रीय हिंदी, सॉरी मुंबई हिंदी की, ठीक है ना, मुंबईया हिंदी की। मानक हिंदी क्या है, मानक हिंदी आपको समझा दिया ना, नॉर्मल जो होती है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये हम किस में बोलेंगे, हम बोलेंगे नॉर्मल मानक हिंदी में। पर कोलकाता हिंदी क्या होगी, तुम कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। मानक हिंदी, तुम क्या कर रहे हो। कोलकाता हिंदी, क्या कर रहा है, क्या है इसमें, क्या कर रहा है, ठीक है ना। बहुत अजीब सी लग रही है ना, क्या कर रहा है, तो बस समझिए ना आप कि ये क्या होती है कोलकाता हिंदी। अब देखो मुंबई हिंदी, इसके अंदर क्या होता है, मुंबई हिंदी के बोलते हैं अपुन, है ना। अपुन का शब्द कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपुन, ठीक है ना। अपुन करते हैं नहीं, अपुन भाई। और देखो क्या कहते हैं वो, छपरी वाली लैंग्वेज, तो उसमें भी अपन बोलते हैं ना छपरी लैंग्वेज में। देखो मानक हिंदी क्या है, तुम क्या कर रहे हो। और मुंबई हिंदी क्या है, क्या बोलता तू, क्या बोलती मैं, क्या बोलता तू, ऐसा है ना। गाना भी है ना, क्या बोलता तू, है ना गाना। उसके बाद मानक हिंदी, मैं जा रहा हूँ, तो मुंबई हिंदी क्या होगी, अपुन जा रहा है। उसमें क्या है, हम अपुन शब्द को कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नहीं याद होगा ना, तो एक वाक्य लिखना, उसके अंदर अपुन जोड़ देना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप रहा है ना, कहाँ जा रहा है, रही वही मत जोड़ना। सारी भाषा से मतलब एक लैंग्वेज, एक वाक्य लिख देना जो मान लें किसी लड़की ने बोला है, फिर एक उसको कर देना कि जैसे किसी लड़की ने बोला, ठीक है ना। रही, रहा नहीं, रही का यूज़ मत करना, रहा है तो क्या कर रहा है, ऐसे समझिए ना। बंगाली हिंदी और ये, इसके अंदर अंतर, अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर दे रखा है।
कोलकाता कोलकाता क्षेत्र में बोली जाती है, मुंबई क्षेत्र में बोली जाती है। इसका प्रभाव बंगाल और इसमें मराठी, गुजराती, कोंकणी और उर्दू का इस यूज होता है। भाषा शैली ये सरल, मधुर और आत्मीय है। ये भी तेज, आकर्षक और फिल्मी शैली में प्रमुख है। प्रमुख उपयोग क्या होता है इसके? व्यापार में, सामाजिक संबंध में। इसका देखो मीडिया में, फिल्म में, व्यापार में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिल्म मीडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मुंबई हिंदी का, ठीक है ना। उदाहरण क्या है इसके? बाबू, दादा, की, अंक्षा, कोरेछी आदि। इसमें क्या है? अपुन, क्या बोलता तू, क्या बोलता, है ना। झकास भाई, झकास एकदम। उसके ब्लॉग देखते हो क्या आप? अरे यार मुझे नाम याद आ रहा है, चलो छोड़ो। टेंशन भाई, टेंशन भाई, सेठ आदि। इसका क्या है? मुंबई हिंदी के एग्जाम्पल है, ठीक है ना, उदाहरण है। विशेषता क्या है? बंगाल उच्चारण और शब्द का अधिकतम प्रयोग होता है इसके अंदर। मराठी, उर्दू, कोंकणी प्रभाव होता है, ठीक है ना। फिल्मी अंदाज होता है किसके अंदर? हमारे मुंबई हिंदी के अंदर। कोलकाता हिंदी और मुंबई हिंदी दोनों ही हिंदी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषा है। यह दोनों रूप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। आप यहाँ से रीड आउट कर लेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, इन सबको क्या है? समराइज करना, समरी है, ठीक है। कि कॉमर्स मैजिक है, ये कॉलेज मैजिक नहीं है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे ना तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। बहुत कम सब्सक्राइबर है, और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना, ठीक है ना। कि लाइक करना, शेयर करना, ताकि सबकी हेल्प हो सके जिसके पास भी है। और एक बात और, ये रेगुलर वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। पिछले मुझे कमेंट आया था, सर आपने थंबनेल पे तो लिख रखा है कि ये बच्चे सिर्फ इस थंबनेल पे तो सिर्फ सोल लिखा था भाई, वो लिख गया होगा। चलो अब मैंने ध्यान करा ना, मैंने थंबनेल अच्छा बनाया है, ठीक है। उस पर सोल भी लिखा है, रेगुलर भी लिखा है, एनसी वेब भी लिखा है। तो ये बच्चे सोल, रेगुलर, एनसी वेब सभी देख सकते हैं कि भाई वेब यही सेम सिलेबस है, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके हर साल, ठीक है। इन क्वेश्चन करने के बाद 100% आप अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है ना। 80% पेपर इसी के अंदर से आएगा आपका। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, खूब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक पर्यटन के रूप में किसी महत्वपूर्ण स्थान की विशेषता लिखिए। अनुभव क्या है? अनुभव क्या है आपको ये बताना है, और मेरा बाजार का अनुभव, ठीक है ना। अब देखो एक बात और याद रखो, इसके अंदर ना आपको अपना अनुभव बताना है, किसी भी चीज़ के अनुभव बताने, अनुभव अपना एक्सपीरियंस साझा करना है, वर्णन मत करना, अनुभव करना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है इन क्वेश्चन में, क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या है ना, लोग ना, बच्चे ना वर्णन करके आ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भाई मैं तो 1 से 2 पेज भर 2-3 पेज भर के आया था, 15 नंबर का क्वेश्चन था, मैं तो 3-4 पेज भर के आया था, पर यार तुमने उसके अंदर उस क्वेश्चन का आंसर का वर्णन कर दिया। वर्णन नहीं करना, यहाँ पे अनुभव लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे अपना अनुभव ही साझा एक्सपीरियंस ही शेयर करना है। क्या करना है? अपना एक्सपीरियंस ही, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस राइटिंग। क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस राइटिंग कहते हैं, ठीक है ना। देखो दोस्तों, इस प्रश्न में आपको किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करना है, वर्णन नहीं करना है, अनुभव शेयर करना है, ठीक है ना, याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में अनेक ऐसे और देखो पर्यटन स्थल क्या होता है? जहाँ पे पर्यटन लोग आते हैं, फेमस स्थल, फेमस स्थल, फेमस जगह है, ठीक है ना, प्लेसेस, ठीक है। अब भारत में अनेक ऐसे दृश्य स्थल हैं जो धार्मिक हैं, संस्कृत हैं, ऐतिहासिक हैं और परिस्थित सृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान न केवल श्रद्धा और आस्था के केंद्र है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी देश की पहचान है। यहाँ मैं वाराणसी, काशी हो गया, एक महत्वपूर्ण दर्शन स्थल के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। अब देखो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत सारे रूप हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रखे, एक तो मेरा बाजार का अनुभव शेयर करना और एक पर्यटन स्थल का। तो यहाँ पे वो जो भी है, मैं किसका स्थान शेयर कर रहा हूँ? लड़का है तो रही हूँ, लड़का है तो रहा हूँ। मैं किसका एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ? वाराणसी का। हम वाराणसी गए होंगे, हम ट्रेन में गए होंगे, हमने ट्रेन में खाया पिया होगा, वहाँ पे उतरे होंगे तो एक अलग ही एनवायरनमेंट, एक अलग ही एनर्जी होगी, है ना। वहाँ पे फिर हमने वहाँ की कचौड़ी ट्राई करी होंगी, फिर वहाँ पे हमने एक होटल रूम लिया होगा, वहाँ का एकदम अलग ही इन्वायरमेंटल होगा। वहाँ पे हमें कुछ फैमिलीज़ मिली, है ना, जो हमारे ही सिटी की थी। हम दिल्ली से गए थे वाराणसी, दिल्ली की और फैमिली मिली, उनके संग हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो हमारे फ्रेंड बन गए। हम उनके संग बहुत सारी जगह घूमने गए, हमने कुछ गिफ्ट एक्सचेंज करे एक दूसरे से, है ना। और हम मंदिर गए, वहाँ पे वहाँ सुंदर घाटों पे गए, वहाँ पे हमने गंगा आरती करी। यही सब आपको बताना है, अपना एक्सपीरियंस देना है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं। वाराणसी का एक महत्वपूर्ण दर्शन स्थल है। क्या है? एक महत्वपूर्ण दर्शन स्थल है। स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश, यूपी। भाई कौन कौन यूपी का है कमेंट करना, मैं तो यूपी का ही हूँ, ठीक है ना। बस मैं वाराणसी नहीं गया, जो गया तो बताना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं कि धार्मिक महत्व। पहले हमने क्या बताया उसका धार्मिक महत्व। वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। देखो वाराणसी क्या है? भगवान शिव की नगरी है, ठीक है ना। यहाँ गंगा स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे अगर हम गंगा स्नान करते हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो हमें क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये मान्यता है। ऐतिहासिक महत्व। यह नगर प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति, धर्म, शिक्षा और कला का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है? केंद्र रहा है, ठीक है ना। प्रमुख स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है ना। यहाँ से आप ये
मणिकर्णिका घाट है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है ना। संस्कृत सौरभ है, यहाँ पे लिख रखा है, आपको इस तरह डिस्क्राइब करना है। जरूरी नहीं है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है, आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तो बस क्या है, ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। देखो यहाँ बताना है मेरा अनुभव कैसा रहा, ठीक है ना। जब मैं वाराणसी गया या गई तो गंगा आरती का दृश्य बहुत ज़्यादा अद्भुत था। पूरा वातावरण एकदम भक्तिमय था, पूरा वातावरण जो था ना, इन्वायरमेंट एकदम भक्तिमय, बहुत दिव्य था, बहुत ज़्यादा दिव्य, रॉयल लग रहा था, बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत ज़्यादा एकदम एकदम इतना अच्छा लग रहा था ना कि लग रहा था कि बस मैं इसे देखता ही रहूँ, ठीक है ना। काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई पूजा नहीं, मन को एकदम शांति देती। जब वहाँ पे हमने पूजा देखी, आरती करी, भस्म आरती होती, सब देखी ना, तो एकदम मन को ना बहुत ज़्यादा शांति मिली, बहुत ज़्यादा पीसफुल हुआ, ठीक है ना। यहाँ से अपना एक्सपीरियंस बता देना, ठीक है ना, यात्रा का। और देखो आप दिल्ली से आप वाराणसी गए तो वहाँ पे हम बस में थे, सॉरी ट्रेन से गए, तो ट्रेन का एक्सपीरियंस बस साझा कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। हमारे कुछ फ्रेंड्स बने, अपना मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आई थिंक ये, तो 15 नंबर के हिसाब से अच्छा सा कंटेंट लिख के आना, ठीक है ना। आप देखो क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना पेपर के अंदर, ठीक है ना। अगर जो बच्चा पेपर छोड़ता है ना और क्वेश्चन छोड़ता है उसके नंबर कम ही आते हैं, तो ट्राई करो कि सारे, देखो इतना इनफ टाइम मिलता है कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, तो भाई करके आए करो सारा क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा आता है ना, तो ऐसा नहीं कि हम उस क्वेश्चन की कुछ एक्स्ट्रा ही पेज लिख दे रहे हैं। देखो एक एक्स्ट्रा पेज लिखने का मतलब है ना, आप अपने क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि जब एक पेज को लिखते हैं तो भाई सोचना भी पड़ता है, ठीक है। तो भाई इतना भी ज़्यादा मत लिखी करो और इतना भी कम मत लिखी करो, और क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़े करो, बस ये ध्यान रखना है, 3 बातें। दूसरा है अपना अनुभव शेयर करना है, मेरा बाज़ार का अनुभव। मैं बाज़ार गया भाई, मार्केट तो आप जाते होगे ना, सभी लोग मार्केट जाते होंगे, तो बस अपना एक्सपीरियंस साझा करना कि मैं मार्केट गया। आप कर सकते हो। मैं दिवाली की फर्स्ट मंगलवार की मार्केट, रविवार की मार्केट गया। पूरा जो बाज़ार था ना पूरा सजा हुआ था रंग बिरंगी लाइटों से, क्योंकि दिवाली आने वाली थी, तो लाइटें ही लाइटें लगी हुई थी। बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे भगवान की प्रतिमा थी वहाँ पर, मुख्य गणेश जी की और लक्ष्मी जी की बहुत सारी मूर्तियाँ बिक रही थी वहाँ पर, और सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर रखा था, बाजार को पूरा सजा रखा था जैसे यहाँ पे किसी की बारात आने वाली हो। आपको ऐसे अनुभव शेयर करना, ठीक है ना। चलो, और देखो जैसे पत्र के अंदर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, है ना, थी ना। जब हम अपना पत्र लिखते हैं तो उसके अंदर क्या थी, 3 महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी मैंने। क्या बताई थी एक बार कमेंट करना। ऐसी ना इसके अंदर भी हैं, किसके अंदर, हमारा इसके अंदर भी ऐसी हमारी 3 चीज़ हैं। तो चलो उसको भी देखते हैं 3 चीज़ वो क्या है, ठीक है ना। देखो पहली हमारी चीज़ है, जब कि हम अपना अनुभव शेयर करेंगे ना किसी भी चीज़ का करें, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि वो जगह है कहाँ, ठीक है ना। बाज़ार है कहाँ, आपको ये बता रहे बाज़ार है कहाँ, ठीक है ना। बाज़ार का अनुभव शेयर करें तो बाज़ार कहाँ है, जैसे हमने वाराणसी का अनुभव शेयर करा था, तो वाराणसी कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में थी। दूसरा हमें ध्यान रखनी है वहाँ क्या देखा आपने, वहाँ पे जो देखा ना सब बता दो। वहाँ पे हमने चमकीली लाइटें देखी, अलग अलग तरीके के पटाखे देखे, ये सब आपको बताना है। रविवार से एक दिन पहले कहता था इसलिए ये सब है। नॉर्मल दिनों पे क्या था, जो नॉर्मल दिनों में देखा, सब्जी देखी मैंने, कुछ कपड़े बिकते हुए देखे, कुछ लोगों को देखे, कुछ औरतों को देखा जो गोलगप्पे खा रही थी, है ना। ये सब चीज़ आपको बताना है। अगर कुछ आपके साथ कुछ अजीब सा अनुभव हुआ है, जैसे पहले एक चोर को देखा जो पॉकेट मार रहा था, तो वो भी आप कुछ भी बता सकते हो। अपना अनुभव शेयर करना है भाई, सबके साथ अलग अलग अनुभव होता है, आप अपना अनुभव शेयर कर देना। मार्केट तो भाई देखो बाजार का कितना ईजी है, आप पता नहीं कितने ही बार बाजार गए होगे, कितने ही बार, तो लिखने के लिए पता नहीं कितना कुछ है आपके पास, ठीक है ना। तो लिख देना। पहली चीज़ हमें जगह कहाँ पर है, मतलब बाजार कहाँ पर है ये। दूसरा वहाँ आपने क्या देखा। तीसरा आपको लिखना है आपको कैसा अनुभव हुआ वहाँ पर, ठीक है ना। अपना लास्ट में आपको शेयर करना वहाँ पर आपको अनुभव कैसा हुआ, ठीक है ना। मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गया वहाँ पर जाके, अब नहीं जाऊँगा बाजार। मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाजार हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखो है। हमें वहाँ से अपना बहुत सारा सामान लाना होता है, अपना स्टेशनरी का सामान भी लाना होता है, अपना फूड आइटम भी लाना होता है ना, अपने कपड़े भी लाने होते हैं, है ना। तो है यह केवल खरीदारी परोक्त स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ लोगों के मिलने जुलने की, बातचीत करने की, नई चीज़ें सुनने समझने की भी केंद्र है। हाँ, यहाँ काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं ऐसे ही, ठीक है ना, मिलने जुलने के लिए। हाल ही में मुझे अपने स्थानीय बाजार जाने का अवसर मिला, यहाँ मुझे अनेक रोचक अनुभव रहा। देखो कितना अच्छे से लिख रखा है यार, हाल ही में मुझे अपने स्थानीय बाजार जाने का मौका मिला, जैसे कि मुझे चांद पे जाने का मौका मिला है, ऐसे लिख रखा है। जैसे मुझे ताजमहल जाने का मौका मिला, चांद पे जाने का मौका मिला। इस तो लिख रखा है भाई, बाजार जाने का मौका मिला है। चलो वैसे इस तरह ही लिखना है, ठीक है ना, पेपर में। देखो पहले हमें कितने प्यारी तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। पहले हमें क्या लिखना है, बाजार का दृश्य, फिर मेरा अनुभव, फिर बाजार की सीख। क्या क्या सीख मिली भाई, सीख कुछ ना कुछ तो सीख मिली होगी ना, ठीक है। पहला है बाजार का दृश्य कैसा था भाई, बाजार तो हमेशा सुंदर ही सजा होता है। क्या था, रंग बिरंगी दुकानें सजाए हुए, हर ओर चहल पहल थी, रौनक थी। चहल पहल तो होती है ना, हमारे यहाँ तो भीड़ होती है खचाखच, एकदम बुरा हाल गर्मी में।
फल सब्जी कपड़े जूते खिलौने किताबें आदि की विविध दुकानें थी, बहुत सारी अलग अलग दुकानें थी, सब्जियों की फलों की दुकान स्टेशनरी की, है ना, मेडिकल स्टोर थे, है ना, कुछ खिलौने थे, कुछ गेम की दुकान थी और स्वादिष्ट खाने पीने की चीज़ें बिक रही थी। मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, मैं हर बार बाजार में जाके छोले भटूरे खाता हूँ। ये आप लिख सकते हो, मैं अपना अनुभव नहीं बता रहा, लिख सकते हो ये, ठीक है ना। मेरा अनुभव, मैंने अपने दोस्त के साथ बाज़ार की सैर करी, है ना। बाज़ार एक घूमने की जगह है ना, प्लेस है ना। क्या है, हौस खास है ना वो बाज़ार, जहाँ पे हमने अपने दोस्त के संग घूमे। अरे भाई बाज़ार है वहाँ पर, तुम घूमने जा रहे हो, वहाँ पे पैर रखने की तो जगह नहीं होती है ना। चलो पढ़ते हैं। अनुभव, मैंने अपने दोस्तों के संग बाज़ार की सैर करी। दूसरा है नए कपड़े और कुछ आवश्यक सामान खरीदे, है ना। कपड़े भाई, हम बाज़ार से ही कपड़े खरीद सकते हैं, मंगल बाज़ार से, दुकान पे जाने की औकात नहीं है हमारी। उसके बाद है, बाकी यहाँ से अपना लिख देना, फेरी वालों की आवाज़, मोल भाव करने का रोचक मोल भाव करना बहुत रोचक लगा। हमने वहाँ से 1 किलो टमाटर खरीदे तो 20 रुपये किलो वाले टमाटर हमने 15 रुपये खरीद लिए, है ना। इस सारे लोगों से सरलता और अपनापन बहुत अच्छा लगा। भाई बाजार में कोई शक्ल की तरफ नहीं देखता है, पैर दबा के चले जाता है, ठीक है। फिर है हमारा लाशवाला स्वच्छ और व्यवस्था देखकर संतोष है। भाई स्वच्छता और व्यवस्था देखकर, कोई व्यवस्था नहीं होती है, खिचड़ पिचड़ भरी होती है, स्वच्छता के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। सब्जी वाले यहाँ सब्जी लगाते हैं, वहीं पे अपनी सारी सड़ी सड़ी सब्जी फेंक के चले जाता है। ये नहीं कि वहाँ से साफ़ करके जाए, हटा के लेके जाए, अपने संग लेके जाए। चलो हमारा आ गया, बाजार से सीख क्या मिली हमें, ठीक है ना। ठीक है, पहला है हमारा मोल भाव करना और सही कीमत पर खरीदना, ठीक है ना। वहाँ पे हमने मोल भाव करना सीख लिया। आप बोल दें कि भाई मम्मी आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, हम मास्टर हो चुके हैं मोल भाव में, ठीक है ना। अब हम अपना जो आईफोन 70 जो 70,000 का है ना, उससे हम 10,000 मिल जाएंगे। इस लेवल की मोल भाव सीख गए हम, ठीक है ना मम्मी, बस। दूसरा, कीमत की खरीदारी खरीदना, धैर्य और समझदारी से खरीद करना। धैर्य मतलब कि एकदम धैर्य रखना है कि वो भाई जो अंकल जो 20 रुपये किलो टमाटर बेच रहा है ना, वो मैं 10 में लेके ही जाऊँगा, यहीं खड़ा रहूँगा मैं आज पूरा एकदम धैर्य के साथ, एकदम पूरा एकदम पेशेंस बनाए मेरे अंदर, खरीद के ही जाऊँगा मैं। ये बनाए रखना, ठीक है ना। स्थानीय उत्पादक और बढ़ावा देना, उत्पादकों को स्वच्छता बनाए रखना। मैं तो भाई स्वच्छता बनाए रखता हूँ, मैं गंदगी नहीं करता वहाँ पे, ठीक है ना। प्लास्टिक का कम उपयोग करना, भाई थैला लेके जाओ अपने संग बाजार में, थैला लेकर के आप लिख सकते हो। मैं वहाँ पे थैला लेकर गया था, ठीक है ना, जिससे मैंने क्या कोई भी चीज़ पॉलीथीन में नहीं ली, ठीक है। आप इस तरह लिख सकते हो। फिर है मेरा अनुभव, मेरे कुछ विषय अनुभव। एक बुज़ुर्ग दुकानदार ने मुझे बहुत प्यार से अच्छे कपड़े चुनने में मदद की। देखो ये, हाँ ये देखो, अच्छे अच्छे अनुभव आपको लिखना है। मैं जब कपड़े खरीदा था तो एक बुज़ुर्ग दुकानदार था जिसने मुझे कपड़े खरीदने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया कि ये कपड़ा अच्छा है, कि ये कपड़ा ऐसा है। एक छोटी बच्ची ने मुझे राखी दिखाकर राखी खरीदने के लिए कहा। यहाँ पे आप लिख सकते, वैसे तो मैं दिवाली की बोला था ना, एक छोटे बच्चे ने मुझे पटाखे दिखा के पटाखे खरीदने को कहा। ठीक है, ये सब लिख सकते हो, है ना। गरम जलेबी और समोसा खाने का आनंद अलग ही आया, छोले भटूरे खाने का आनंद अलग ही आया। फिर ना बाज़ार की रौनक देखकर लगा कि यही जीवन की असली ऊर्जा है। हाँ भाई, सच में हम बाज़ार चाहते हैं ना, तो हम ना वहाँ पे सब भाई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लोगों को देखते हैं भाई, इतने ज़्यादा उत्साह होकर भाई चिल्ला चिल्ला के सब्जी बिक रहे हैं भाई, सारे प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। मतलब उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा दिखती है भाई, इतना पसीना, इतनी भीड़ भाड़, इतना शोर, पर वो भाई अपने काम में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। ये सच में बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। बाज़ार केवल वस्तु का स्थान नहीं है, बल्कि अनुभव और यादों का भी खोज है। हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, हम बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैंने एक अनुभव एक्सपीरियंस करा था, मंगल बाज़ार था, तो मैं मंगल बाज़ार गया था, तो वहाँ पे ना पटरी पे बाज़ार लगता है, तो मैं वहाँ पे गया था, तो मैं अपना फ़ोन लेके गया था, वहाँ से मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। ये अनुभव मैंने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है ना। सच में मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, है ना। और एक बार मैं ट्यूशन से आ रहा था, तो वहाँ पर भी एक बाज़ार लग रहा था, तो वहाँ पर आई डोंट नो तनी कौन सा बाज़ार लग रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर मार्केट सी लग रही थी। वहाँ पर मेरा दूसरा फ़ोन निकल गया, मतलब 1 साल के अंदर मेरे 2 फ़ोन गुम हो गए। बाज़ार का ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बाज़ार ही नहीं जाता हूँ, ठीक है। बाकी आप अपना अच्छा एक्सपीरियंस लिखना और लिख कर ही आना। अब उसका निष्कर्ष आ जाता है, कंक्लूजन आ जाता है, जो हमने ऊपर पढ़ा उससे ही समराइज़ करके लिखना है। कंक्लूजन में कुछ नहीं है, वैसे हर एक इंसान को मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर एक एग्जाम के अंदर ना, जो थ्योरी एग्जाम होता है ना, आपको कंक्लूजन लिख के ही आना चाहिए। पता है कैलकुलेशन से क्या होता है, एक तो कैलकुलेशन के अंदर दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं, जो हमने ऊपर लिखा ना उसे ही समराइज़ करके लिख देना है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये हमारा आंसर की लेंथ को बड़ा करता है, समझना गया ना, ये हमारी क्या है, आंसर की लेंथ को बड़ा करता है। ओके, देन हम कहने लगे थे प्यार। अब देखो ये हमारा आ गया 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखो भाई कितने अच्छे तरीके से, भाई कितने अच्छे तरीके से नोट्स बना रखे हैं। चाहिए नहीं आपको इतने प्यारे नोट्स, तो जल्दी जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो मेरी वीडियो को, अगर चाहिए इतने अच्छे नोट्स तो, ठीक है ना। बाकी सर जाने भाई, ये एक वीडियो ना आपके लिए इनफ है, इनफ, आप अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है ना। और एक दिन पढ़ने वाले बच्चों,
अगर ये वीडियो ना मिले ना तो आपका क्या ही होगा ये बताओ, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैसे ना एक दिन पढ़ने वाले बच्चे ना स्मार्ट स्टडी करते हैं, मैंने देखा है भाई। जो बच्चे एक दिन पहले पढ़ते हैं ना वो बहुत अच्छे नंबर स्कोर करते हैं भाई। 70 नंबर 60 नंबर के पेपर में ना 50 नंबर ले आता है जो एक दिन पहले पढ़ता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो बस उन्हें कहता है स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे। एक करता है हार्ड स्टडी, किताब मिल गई लगे पढ़ाएं लगे पढ़ाएं लगे पढ़ाएं, बाद में पता लग रहा है वही सब आ रहा है, वो भी वही वीडियो खोल के बैठा है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताना, तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ। आपने 11th-12th में जितनी मेहनत करी पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो कॉलेज में? नहीं कर रहे। पर तब भी ना सच बता रहा हूँ भाई, एकदम 100%। अगर कोई बच्चा मेरे यहाँ पे वीडियो देख रहा होगा ना भाई, कमेंट करना एक बार, सच में बता देना, 1 मिनट लगेगी कि सर बताओ। देखो 11th-12th में जितनी मेहनत करी उतने नंबर आ रहे हैं भाई, उससे कम मेहनत कर रहे हैं हम पर उससे ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं। जितनी मेहनत हमने 11th-12th में करी ना उतने उससे ज़्यादा नंबर हमारे आ रहे हैं कम मेहनत करने के बाद कॉलेज में। अगर मैं सही बोल रहा हूँ ना तो भाई बताना एक बार, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सार्वजनिक स्थल हो गए, उन पर बोली जाने वाली हिंदी हमें बतानी है, बोले जाने वाली हिंदी के प्रयोग बताने हैं। अब देखो सार्वजनिक स्थल पे ये देखो, पहले तो हमारी हिंदी क्या है, एक राज्य भाषा है जो जन जन में परिभाषित है, ठीक है ना, जन जन की भाषा है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी का प्रचार प्रसार में अनेक प्रयास किए गए। इन प्रयोगों का अनुभव आज भी सार्वजनिक स्थल को स्पष्ट दिखाई देता है। देखो हम ना पुलिस स्टेशन गए, हम रेलवे स्टेशन गए तो वहाँ पे ना हिंदी में ही लिखा होता है, ठीक है ना। एग्जिट गेट, एग्जिट को क्या करते हैं, निकासी गेट, आई थिंक निकासी गेट है ना, निकासी क्या गेट, निकासी ही द्वार कहते हैं, निकासी द्वार एग्जिट गेट को, है ना। हम है ना रेलवे स्टेशन में निकासी, और जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश एंट्री गेट को प्रवेश द्वार कहते हैं, है ना। ऑफिस को मुझे याद नहीं आ रहा है ना। देखो गीत से गति सीमा लिखी हुई यहाँ पर, कृपया यहाँ कूड़ा ना फेंके। देखो ये सार्वजनिक स्थल पे जो ना हिंदी हमारे इसलिए हेल्प करती है, ये सब लिखने के लिए, ठीक है ना, ये सब बताने के लिए। क्योंकि ये क्या है, ये सब ना यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ना कोई एक ही राज्य के लोग तो नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पे दिल्ली कह रहा हूँ, यहाँ पर भारत के कोने कोने के हर राज्य के लोग आ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग आ रहे होंगे, ठीक है ना। कश्मीर से तो कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मतलब हर एक हर जगह स्टेट के लोग आ रहे होंगे। तो वहाँ पर अगर हम नॉर्मल एक स्टेट की भाषा लिख दे, एक क्षेत्र की भाषा लिख दे, तो भाई सब लोग नहीं समझ पाएंगे ना। पर हिंदी क्या है, सब लोग समझ लेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक जन जन की भाषा है, जन जन में एकदम फेमस भाषा है, लोकप्रिय भाषा है, सबको आती है ये भाषा, ठीक है ना। ये हमारी राज्य भाषा है, ठीक है। सार्वजनिक स्थल पर प्रकाश डालते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया, हवाई अड्डा हो गया, बैंक हो गया, डाकघर हो गया, अस्पताल हो गया, इन सब में हम हिंदी का इन सब स्थानों पर हम हिंदी का यूज़ करते हैं, ताकि जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं ना वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, हमारी बातों को अच्छे से समझ पाए, हम उनकी बातें अच्छे से समझ पाए। इसलिए सार्वजनिक स्थल पर हिंदी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकारी कार्यालय हो गए, ठीक है ना, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, पार्क हो गए, है ना, ठीक है ना, संग्रहालय हो गए, सड़क हो गई, बाजार हो गए। सड़क पर भी लिखा होता है ना, जैसे हम जाते तो हाईवे पे लिखा होता है ना कि दिल्ली अब 129 किलोमीटर दूर रह गई है ना, अपनी गति धीमी कर दो, ऐसा सब लिखा होता है ना। क्यों? क्योंकि ताकि वो हर एक आराम से रीड आउट कर ले। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, ठीक है ना। ओके अब देखो जुकाम हो रहा है भाई। हिंदी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति। देखो एक बात और बताऊँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं ईयरबड्स लगाकर ये शूट करता हूँ। अगर मैं इस समय ना कमरे में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर मैं पंखा चला लूँगा ना तो पंखे की ना बहुत ज़्यादा वॉइस आएगी, आपको बहुत ज़्यादा वॉइस आएगी। इसलिए मैं इस समय जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये पंखा बंद करके शूट कर रहा हूँ। तो सोचो कितना बुरा हाल हो भाई, पसीना पूरा टप 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 कर रहा है, इतना मतलब इतना बंद कर रहा है ना कि जाके एकदम कूलर के सामने, कूलर मुँह धोकर ठंडे पानी से कूलर के सामने बैठ जाऊँ। पर क्या है कि अगर मैंने गलती से ही पंखा ही कूलर चला लिया ना, एक वीडियो में तो कूलर चला के मैंने वीडियो शूट करी थी, वो इतनी बेकार वीडियो शूट हुई ना। जब मैंने उसे सुना ना, 1 घंटा कुछ मिनट की वीडियो शूट हुई थी, वो हिंदी एक ही जो पहली वीडियो थी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर कूलर की आवाज़ आ रही थी ना, फिर बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट करा, फिर एक नई वीडियो शूट करी थी मैंने पंखा बंद करके। अब ये वीडियो भी ना एकदम पंखा कूलर सब बंद करके शूट कर रहा हूँ मैं, वो गेट लगा कर एकदम, ठीक है। तो यार इतना एफर्ट, इतनी मेहनत करो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। हमारा है अब हिंदी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति क्या है। सरकारी संस्था कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया गया है। देखो हर जगह जितने भी सरकारी स्थल है ना, वहाँ पे कर दिया कि भाई हिंदी एकदम अनिवार्य रूप से आपको इस्तेमाल करनी ही करनी है, चाहे किसी को बताने में, चाहे वहाँ पे आप कुछ लगा रहे हो, लिखने में आपको हिंदी का प्रयोग करना है, आपके डॉक्यूमेंट हो, आपको हर जगह क्या है, हिंदी का उपयोग करना है, ठीक है ना। यह है हिंदी की वर्तमान स्थिति। हिंदी को बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करा जाता है। और देखो इसमें पता है हमें, हमारे जो भी टीवी सीरियल हो गए, हमारे जो भी फिल्म हो गए, वेब सीरीज हो गए, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हिंदी को पता है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रोत्साहित करने में, ठीक है ना।
हिंदी का बहुत ज़्यादा सॉरी ये फिल्म वेब सीरीज़ ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट टूल्स है जो हिंदी को नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। क्या है? हमारी हिंदी को, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और हवाई अड्डे पर सूचना देने के लिए क्या है, हम हिंदी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। सड़क हो गए, सड़क पर संकेत, दिशा सूचक बोर्ड जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी लेफ्ट में है, राइट में, ये सब लिखा होता है ना। और क्या कहते हैं, इतने किलोमीटर है, दिल्ली रह गई है, ठीक है ना, गाजियाबाद इतने किलोमीटर रह गए, हम यूपी से आते हैं तो, ठीक है ना। बैंक, डाकघर, अस्पताल, फार्म, रसीद जो होती है वो सारी की सारी क्या है, हिंदी में दी जाती है, हिंदी में सब घोषणा की जाती है। दुकान पर और होटलों में हिंदी के नाम से प्रोडक्ट और विज्ञापन दिखाए जाते हैं, ठीक है ना, एड्स और विज्ञापन दिखाए जाते हैं। पर्यटन स्थल, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थलों पर हिंदी की जानकारी उपलब्ध होती है। मेट्रो, बस अड्डा और रेलवे घोषणा दी जाती है, किसमें? हिंदी में दी जाती है। ओके, आवश्यक मतलब क्या है ये अब यहाँ से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है ना। ओके, यहाँ सारे रीडर नोट करेगा, ठीक है ना। देन हमारे आगे कुछ आगे क्या है, हमारी समस्या, ठीक है ना। देखो, कई स्थान पर अंग्रेजी का अधिक प्रभाव है, कई स्थानों पे क्या है, अंग्रेजी का अधिक प्रभाव है। यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है ना। तो हमारी क्या है कि ये समस्या है हिंदी बोलने की। दूसरा है, कुछ क्षेत्रों में हिंदी की वर्तनीय और अनुवाद त्रुटियाँ होती है। यहाँ पे क्या हम हिंदी को ढंग से नहीं बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान है, ठीक है ना। मान लो तमिल के साथ चलेंगे, वहाँ पे क्या हिंदी को ढंग से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। फिर आ गया, गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी प्रयोग को लेकर अनिच्छा पाई जाती है। देखो, गैर हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से हो गए, सारे साउथ के स्टेट हो गए, वहाँ पे क्या हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी को बेकार समझा जाता है, ठीक है ना। निष्कर्ष जो हमने ऊपर पढ़ा उसे समराइज कर देना। वैसे ये बेकार है ये वाला पैन, है ना, ये ले लेते हम नॉर्मल वाला अपना, ठीक है ना। एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं कि हमारा नौवां क्वेश्चन भाई, कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी भाषा प्रकाश डाली। देखो, हिंदी भाषा जो कार्यालयों में इस्तेमाल होती है, देखो, भारतीय प्रशासन और कार्यालयों में कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदी का क्या, कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में क्या हिंदी का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले कहाँ फॉर्म, सारी सारी नोटिफिकेशन, सारा का सारा काम इंग्लिश में होता था, अब सारी नोटिफिकेशन, संवाद हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और हमारे डॉक्यूमेंट हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट हो गए, फॉर्म हो गए, ये सब क्या है हमें हिंदी में प्रोवाइड करा रहा है। तो क्या है, इससे हमारा हिंदी का क्या है, प्रयोग बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, हमारा पत्राचार हो गया, ठीक है ना, सरकारी पत्र हो गए, नोटिस हो गए, संदेश हो गए, विज्ञापनों का अधिक। थोड़े वीडियो को तित्ते छेड़कर क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, ठीक है ना। ये सब हमें से रोड आउट हो जाए, नोटिस हो गए, बैंक की कार्रवाई होगी, या बैंक के विवरण हो गए, बैठक की कार्रवाई हो गई, सब क्या है हमारे हिंदी में होते हैं। कार्यालय हिंदी की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, ये देखो कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, वो हिसाब लिख देंगे आपको। ये सरल और स्पष्ट होती है, शुद्ध होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईजी होती है, शुद्ध होती है। और मानक हिंदी होती है, मानक हिंदी में व्याकरण और वर्तन्य का पालन करती है। तकनीक और प्रशासन शब्दावली इसमें होती है, ठीक है ना, संक्षिप्त होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, ठीक है। अब उपयुक्त होने वाली हिंदी शैली कौन कौन सी है, ये देखो, राजभाषा है, ठीक है ना, पढ़ लेना। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन को आवेदन पत्र कहते हैं, नोटिस को सूचना कहते हैं, ऑर्डर को आदेश कहते हैं, रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं, फाइल को तो फाइल ही कहते हैं। यहाँ से आप प्रिंट आउट कर लेना सारे के सारे। ध्यान देना, हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा तो कार्य अधिक सुचारू और पारदर्शी और जनहितकारी होंगे। अगर हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा ना, तो जो हमारे जितने भी कार्य होंगे बहुत ज़्यादा अधिक होंगे, बहुत ज़्यादा पारदर्शी होंगे, बहुत तेज़ी से होंगे, ठीक है ना। राजभाषा नीति के अनुसार कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग को समुचित प्रोत्साहित मिलना चाहिए। देखो, हमारा जो राजभाषा हिंदी डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कहता है, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन निकालता है कि हिंदी को क्या करो, लागू करो, अनिवार्य करो। निष्कर्ष भाई रीड आउट कर लेना, ओके। देन देखो, हम आ गए हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर। देखो कितनी प्यारी तरीके से नोट्स बना रखे हैं। क्वेश्चन हर बार आता है, पढ़ लेते हैं। मॉल कह रहा हूँ, मॉल, यहाँ पे आई थिंक ऊपर आधा जो ऊपर चढ़ता है ना वो आएगा, चलो रह गया। मॉल में ग्राहक और विक्रेता के बीच में उपयोग होने वाली हिंदी। अगर हम मॉल जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम किसी भी विक्रेता से, मतलब कि किसी भी कस्टमर कह रहा हूँ, किसी भी दुकानदार से जो हम बातचीत करते हैं ना, वो हम उससे बातचीत करें, वो हमसे बातचीत कर रहा है, यही इसमें बताना है, ठीक है ना। एक विक्रेता और एक उपभोक्ता, विक्रेता के बीच में, ग्राहक और विक्रेता के बीच में क्या कहते हैं, वही बातचीत को बताना है, ठीक है ना। प्रयोग होने वाली हिंदी को बताना है। उदाहरण सहित लिखिए, उदाहरण के सहित लिखना है, साथ में हमें बताना है। देखो, माल और ग्राहक और देखो, मैंने इसके अंदर ना एक चीज़ एक्स्ट्रा ली है, देखो,
ग्राहक और विक्रेता तो देखो आता ही आता है, साथ में ना कभी कभी ना अस्पताल में ही पूछ लेता हूँ, बाजार और मंडी में पूछ लेता अगर हम अस्पताल गए तो अस्पताल में हमारा हमारा और डॉक्टर के साथ हमारे कन्वर्सेशन लिखना है ना, उसके हिंदी का महत्व लिखना है। हम मंडी गए तो मंडी में हम सब्जी खरीदना है, जिस भी क्या कहते हैं विक्रेता से, उसके बीच में हमारा जो ग्राहक है उसका संवाद लिखना होता है, ये आता है। या फिर बाजार में जो हमारा संवाद होता है वो आता है। तो ये ना तीनों ही आते हैं, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने तीनों ही ले लिया, ठीक है ना, ताकि कुछ छूटे ना आपका। बट मान लो मैंने ग्राहक और विक्रेता वाला करा दिया, आपका अस्पताल वाला आ गया, तो भाई आप तो यार सर आपने तो ये कराया नहीं है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही है, थोड़ा सा ना लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है ना। बाकी आपको लिखना तो ऐसा ही है ना, किसी का भी आ जाए भाई, आपका आ जाए, आपको प्रधानमंत्री के साथ कन्वर्सेशन हो रही है, तो थोड़ा सा भाई आपको पता है ना कन्वर्सेशन कैसे लिखनी है, बस लैंग्वेज तो देखो थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाती है, ठीक है ना। अब आप बीकॉम के सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, फाइनल थर्ड ईयर में आने वाले हो, तो इतना तो आपको लिखना आना ही चाहिए, और आता ही होगा भाई, इतना तो आपका, तो भाई क्या ही कर सकते हो। देखो हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न स्थल पे अलग अलग परिस्थितियों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो अगर हम मॉल में यूज़ कर रहे हैं तो मॉल में ना हम मिक्स मैच बात मिक्स मिक्स भाषा का यूज़ करेंगे। मॉल में ना हम इंग्लिश में ही बोलेंगे काफ़ी सारे वर्ड, और हिंदी में ही बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो वही बता रहा है, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे मॉल, दुकान में, अस्पताल, बाजार, मंडी जैसे स्थान ऐसे भी है, यहाँ ग्राहक और विक्रेता के बीच संपोषण के लिए विशेष प्रकार की सरल, लोकप्रियता और व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग होता है। देखो ग्राहक और विक्रेता के बीच प्रयोग होने वाली हिंदी की विशेषता, यह बहुत ज़्यादा सरल होती है, एक मिनट, सरल होती है, सहज होती है, बोलने में आसान होती है, ठीक है ना। और क्या है, इसमें स्थानीय शब्दों का और मुहावरों का प्रयोग अधिक होता है। संपोषण स्पष्ट और संक्षिप्त और सौंदर्यपूर्ण होता है। ग्राहक की आवश्यकता और विक्रेता की जानकारी के अनुसार भाषा का प्रयोग होता है। यह भाषा व्यवहारिक और परिस्थिति अनुकूल होती है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देने वाली बातें क्या है, यहाँ से आप पढ़ देना। व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए भाई, अच्छे से बोलना चाहिए, चीज़ों का अच्छा शब्दों का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। कृपया ध्यान दें, धन्यवाद, जी आप, स्वागत है जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ही करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है जी मैडम और कुछ चाहिए, कितने अच्छे से बोले ना जी मैडम, ऐसे तो नहीं अरे बताओ मैडम और कुछ चाहिए क्या, बिल्कुल बकवास लगेगा, ठीक है ना। और कितने अच्छे से बोले ना जी मैडम कुछ चाहिए, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल दे रखे है ना, अच्छे से रीड आउट कर लेना। अब देखो विभिन्न स्थलों पर प्रयोग होने वाली हिंदी, देखो यहाँ पे पहले दे रखा है मॉल और दुकानदार में, मॉल और माल और दुकान में, ठीक है ना। फिर अस्पताल में, फिर बाजार और मंडी में, बाजार मंडी का सेम है। देखो वस्तु की जानकारी, ग्राहक यह शर्ट कितने की है, विक्रेता यह 500 की है। फिर ग्राहक कुछ कम कीजिए, विक्रेता आपके लिए 450 की दे दूंगा। ग्राहक यह कपड़ा कैसा है, बहुत ही बढ़िया है, एकदम परफेक्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास है। ग्राहक यह लीजिए पैसा, धन्यवाद, फिर आइएगा। कोई और कलर है, जी हाँ यह वाला कलर भी है। देखो इस तरह से हम संवाद देख सकते हैं। कुछ है, कुछ इस पर कुछ है रैकेट्स, कुछ है इसके अंदर है, बिल्कुल एकदम इजी, चला नहीं चला, ऐसे ही आपको अस्पताल लिखना है। पंजीकृत करा लो। मरीज रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, कर्मचारी वहाँ है काउंटर, करवा दीजिए। मरीज डॉक्टर साहब कहाँ है, कब मिलते हैं, कर्मचारी आपकी बारी आने पर बुला लेंगे, ठीक है ना। ये कन्वर्सेशन आपको लिखनी है। फिर आपको भाव मंडी में गए तो सबसे पहले भाव पूछोगे ना। ग्राहक यह टमाटर कितने रुपये किलो दिए हैं, विक्रेता 30 रुपये किलो दिए हैं। ग्राहक थोड़ा कम कर लीजिए, विक्रेता ठीक है मैं 25 रुपये किलो लगा लूँगा। ग्राहक 2 किलो दे दीजिए, जी अभी देता हूँ, अभी तौलता हूँ। ग्राहक यह सब्जी ताज़ी है, बिल्कुल ताज़ा है, आज ही मंडी से लाया हूँ। और ग्राहक यह लीजिए पैसे, विक्रेता धन्यवाद भाई साहब, फिर आइएगा। देखो इस तरह यूज़ हुआ नहीं हुआ, कुछ है इसके अंदर, कितना ईजी तरीके से बताया ना। यहाँ से आप ये रीड आउट कर लेना, ये निष्कर्ष पढ़ लेना। देखो आपका कंप्लीट करा दिया मैंने व्यवहारिक हिंदी, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और देखो कितने तरीके से नोट्स बना रखे हैं, आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। बाकी देखो अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। बस आप उस सब्जेक्ट का नाम बता देना, उसका एग्जाम कब, एग्जाम डेट बता देना, ठीक है ना। अगर कुछ और डाउट हो तो पूछ लेना, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। फीडबैक देना, एग्जाम हो जाएगा तो पक्का यार, प्लीज़ फीडबैक देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये 3 काम।
वो थोड़ा सा हट गया था। देखो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये तीनों काम ही अगर आप कर दोगे ना तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। और सर में जब आप कमेंट करते हो ना तो मुझे लगता है मैं सातवें आसमान में पहुँच रहा हूँ। तो अच्छे अच्छे कमेंट करो, मोटिवेशन मिलता है उससे, ऐसे अच्छे नोट्स बनाने का मोटिवेशन मिलता है। लगता है ना कि और कितने अच्छे तरीके से नोट्स बनाऊँ और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढूँ जो एकदम एडिटर एकदम सेम टू सेम उठ के आ जाए पेपर के अंदर, ठीक है ना। और कितनी ईजी लैंग्वेज रखोगे जो बच्चों को आराम से समझ में आ जाए, यही मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो ऐसा और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे। ये नोट्स बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती। देखो कितने अच्छे से नोट्स बनाए, सब कुछ कितने अच्छे से लिखा गया है। देखो डायग्राम के संग सब कुछ एकदम बड़ी तरीके से, इतने अच्छे नोट्स ना भाई बता रहा हूँ आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाली। देखो कितने एकदम बड़ी तरीके से लिख रखा है नोट्सों को, ठीक है ना। ये देखो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होगा ना तो सच में सब्सक्राइब कर देना। आज वही टारगेट, इस वीडियो के बाद टारगेट करा दो कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, मैं वो वीडियो ले आऊँगा। सब्जेक्ट का नाम और एग्जाम बता देना कब है उसका। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर मैं आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, इस वीडियो को लाइक करी तो बहुत सारा दिल से बहुत सारा थैंक यू, ठीक है ना। ओके बाय बाय।